हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्लास 8 साइंस के चैप्टर स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम के। देखो ऐसा है कि इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हम एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। तो अब बारी आती है इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। साथ ही साथ जो इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, उन एक्टिविटीज़ को भी हम करेंगे आज ही के इस सेशन में डिस्कस। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो आज के इस सेशन को हम एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब हमें देखना ये है कि ये पहला सवाल हमसे पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलार सिस्टम। हुआ क्या कि इस सवाल में आपको दिए गए हैं टोटल 4 ऑप्शंस। चारों ही ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर नहीं हो। देखो ना, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलार सिस्टम। तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं कि हम जल्दी से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी हम एक बार रीड कर ही लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई सवाल में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है एन एस्टेरॉइड, ऑप्शन बी है अ सैटेलाइट, ऑप्शन सी है अ कॉन्स्टेलेशन, या लास्ट ऑप्शन डी है अ कॉमेट। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, या टू बी मोर स्पेसिफिक कौन सा ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर नहीं है? एस्टेरॉइड, सैटेलाइट, कॉमेट या कॉन्स्टेलेशन? एग्जैक्टली आपका जवाब होना चाहिए कि मैम हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। हम किसके साथ जाएंगे भाई? हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। इसका मतलब क्या कि एक जो कॉन्स्टेलेशन है ना, वो हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर नहीं हो सकता। भाई मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक कॉन्स्टेलेशन होता क्या है। देखो हमारे स्पेस में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, है ना, हमारे स्पेस में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो इन बहुत सारे स्टार्स में से कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में आकर के अरेंज हो जाते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, माना कि स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हैं और इन बहुत सारे स्टार्स में से कुछ स्टार्स आए और आपस में आकर के अरेंज हो गए, तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इन स्टार्स का जो आपस में अरेंजमेंट हो रहा है ना, वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि वो अरेंजमेंट स्पेसिफिक पैटर्न्स में हो जाता है। आ रही बात समझ में कि हमारे स्पेस में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। इन बहुत सारे स्टार्स में से कुछ स्टार्स आपस में आकर के अरेंज हो जाते हैं। तो उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि उनके अरेंजमेंट से स्पेसिफिक पैटर्न्स बन जाते हैं। और ये जो स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं वो आप बोल सकते हो कि अलग अलग शेप्स को रिजेंबल करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक पैटर्न्स बन रहे हैं ना स्टार्स के अरेंजमेंट के कारण, तो इन स्पेसिफिक पैटर्न्स को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। भाई इस चैप्टर में हमने अपने प्रीवियस सेशंस में 4 मेजर कॉन्स्टेलेशंस पढ़े भी हैं। याद आया कि नहीं आया? तो अगर कोई आपसे आकर के पूछे कि भाई एक कॉन्स्टेलेशन क्या है, किसी ने आपसे आकर के पूछ लिया कि जरा बताओ कि कॉन्स्टेलेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई स्पेस में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो इन बहुत सारे स्टार्स में से कुछ स्टार्स आ जाते हैं और आपस में अरेंज हो जाते हैं। उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि उनके अरेंजमेंट से ना स्पेसिफिक पैटर्न्स बन जाते हैं। तो जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बना है वो डेफिनेटली किसी ना किसी शेप को रिजेंबल करेगा। तो वो जो स्पेसिफिक पैटर्न बना है, एक स्पेसिफिक पैटर्न, उसी को ही हम बोलते हैं क्या? एक कॉन्स्टेलेशन। और जब ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स आ जाते हैं तो उन बहुत सारे पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, तो बेसिकली एक कॉन्स्टेलेशन जो है वो है क्या? स्टार्स का एक ग्रुप ही तो है ना। एक कॉन्स्टेलेशन क्या है?
स्टार्स का एक ग्रुप ही तो है, तो डेफिनेटली ये जो ग्रुप बना है हमारे स्टार्स का, ये आप बोल सकते हो कि मेंबर नहीं हो सकता है हमारे सोलार सिस्टम का। तो डेफिनेटली वी विल गो विद ऑप्शन सी, अ कॉन्स्टेलेशन, कि भाई ये जो कॉन्स्टेलेशन है यानी कि ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ये हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आया है, ये आपसे पूछ रहा है, अगेन देखो इस सवाल में भी क्या हुआ है, आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस सवाल में भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि आपके सन का प्लैनेट ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से हम जल्दी से ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं कि अगेन हमें समझ में आए कि हमारे इस सवाल में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए क्या है भाई, सीरियस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सैटर्न, या लास्ट ऑप्शन डी अर्थ। तो भाई इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा गया है कि ये जो सीरियस है ये क्या होता है, बेसिकली एक स्टार होता है, ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार आसमान में कौन सा होता है, सीरियस होता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। मुझे लगता है कि वो जो ब्लू कलर का डब्बा है ना उसमें दिया गया है, या ब्लू नहीं, मेन जो टेक्स्ट है उसमें भी दिया गया है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे अर्थ की, सैटर्न की, मरकरी की, तो ये तीनों की तीनों क्या है, प्लैनेट्स है ना। और ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जब इन तीनों के बारे में आपको पता है कि भाई ये तीनों क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, तो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन ए है यही क्या होगा, हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा कि भाई जो ऑप्शन ए है, जो अपना सीरियस है, ये क्या है, एक ब्राइटेस्ट स्टार है, ये कोई प्लैनेट नहीं है। आ गई बात समझ में? तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। एक काम करो, जब भी मैं आपको ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करवाती हूँ या मैच द फॉलोइंग सॉल्व करवाती हूँ, तो हमेशा जो है ना आप अपनी एनसीईआरटी बुक को लेकर के बैठा करो, और जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाती जा रही हूँ वैसे वैसे जो है ना आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक में सॉल्व करते जाया करो, ठीक है। क्योंकि देखो चैप्टर तो हम पूरा पढ़ ही लेते हैं, एक एक टॉपिक को हम बढ़िया से जो है ना एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस करते हैं, एकदम डेप्थ में जाकर के, डीप में जाकर के डिस्कस करते हैं, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जब बात आती है एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने की और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जब भी मैं ऐसे मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, हमेशा अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठा करो और मेरे साथ साथ क्या किया करो, सॉल्व करते जाया करो। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये आपका टेस्ट भी तो होता है ना। जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, जो भी कुछ आपने चैप्टर में पढ़ा है, उस पढ़ाई का ही यहाँ पे क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है कि जो हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो सवाल दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में वो हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो मेरे साथ साथ जो है सॉल्व करते जाया करो, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। एक और चीज देखो, वैसे तो हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है, मेरी बात को अब एकदम ध्यान से सुनना, मैं चैप्टर की ही बात कर रही हूँ कि हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है। शुरुआत हमने करी थी किसके साथ, स्टार्स के साथ करी थी, ठीक है। हमने सन के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद में हमने अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, है ना। शुरुआत में तो सबसे पहले हमने स्टार्स ही पढ़े थे, कॉन्स्टिलेशंस वगैरह पढ़े थे, फिर हमने सन पढ़ा, फिर हमने डिफरेंट प्लैनेट्स पढ़े, फिर हमने मून पढ़ा, फिर इसके बाद में हमने कुछ बाकी मेंबर्स की भी बात करी अपने सोलार सिस्टम के, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, है ना, कॉमेट्स एंड मिट्योरॉइड्स, जिसमें कि हम मिटियर्स एंड मिट्योरॉइड्स की भी बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसकी, सोलार सिस्टम की, जब भी हम बात करते हैं सोलार सिस्टम की, तो सोलार सिस्टम में ना हम स्टार्स को सोलार सिस्टम का मेंबर कंसिडर नहीं करते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, याद रखने में भी दिक्कत होगी, है ना। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी कि मैम ने ये क्या बोल दिया, कि हम तो
क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पूरा सोलार सिस्टम ही पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि हमारे स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्पेस में सन भी है, स्टार्स भी है, मून भी है, प्लैनेट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, सब कुछ है, कॉमेट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन आज मैम ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई जब हम बात करते हैं अपने सोलार सिस्टम की, तो सोलार सिस्टम के मतलब सोलार सिस्टम में आप बोल सकते हो कि जो स्टार्स हैं वो मेंबर्स होते ही नहीं हैं सोलार सिस्टम के। तभी तो चैप्टर का नाम क्या है? स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम। अकेले सोलार सिस्टम भी तो नाम हो सकता था ना चैप्टर का। देखो हर कहीं क्या होता है, लॉजिक होता है। बस हम क्या करते हैं ना कि कभी कभी उस चीज को हम यूं ही पढ़ लेते हैं कि हाँ चैप्टर का नाम क्या है, स्टार्स इन द सोलार सिस्टम, और आगे निकल लेते हैं। क्यों? चैप्टर का नाम केवल सोलार सिस्टम भी तो हो सकता था जिसमें कि सब कुछ आ जाता। ऐसे तो नहीं बोला गया ना चैप्टर में कि एस्टेरॉइड, स्टार्स, मून, ऐसे तो नहीं बोला गया। सिर्फ क्या बोला गया? स्टार्स एंड दी सोलार सिस्टम। इसका मतलब क्या कि दोनों को अलग अलग रखा गया है, स्टार्स को अलग रखा गया है और सोलार सिस्टम को अलग रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टार्स है ना वो हमारे सोलार सिस्टम के मेंबर नहीं होते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो आपने बोला था कि जो सन है वो भी क्या है? एक बड़ा सा स्टार है। तो क्या सन हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है। सन तो आप बोल सकते हो कि हमारे सोलार सिस्टम में क्या आता है? एकदम बीचों बीच आता है। जो हमारा सन है वो हमारे सोलार सिस्टम में बिल्कुल बीचों बीच आता है। और सन भी क्या है? एक स्टार ही है। ऑल्दो हम बोलचाल की भाषा में जो है ना, हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि सन क्या है? एक स्टार है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने क्या बोला हो कि देखो सन क्या है? एक स्टार है, आज तो स्टार बहुत चमक रहा है, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन ये अंदर वाली बात है कि हमको पता है कि भाई सन क्या है? एक बड़ा सा स्टार ही है। लेकिन ये जो स्टार है, ये जो अपना सन है, ये डेफिनेटली हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर है और सोलार सिस्टम में बिल्कुल बीचों बीच आता है। लेकिन बाकी के जो स्टार्स होते हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उनमें से कोई भी स्टार जो है ना हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि मैम फिर सोलार सिस्टम में आया क्या? अरे बहुत कुछ आया। देखो सन के मतलब हमारे सोलार सिस्टम में आता क्या है? तो सन और सन के अराउंड घूमने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोलार सिस्टम के मेंबर्स। सबसे बड़ा मेंबर कौन है सोलार सिस्टम का? आप बोल सकते हो कि दादाजी कौन है? सन। और बाकी के वो सभी के सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोलार सिस्टम के मेंबर्स, जिसमें कि हमारे सभी प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है ना। और आप बोल सकते हो कि मून भी आता है। अर्थ के पास अकेले मून थोड़ी ना है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं मरकरी और वीनस को छोड़ करके, मरकरी और वीनस के पास में उनकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है। लेकिन अर्थ के पास तो है, अरे दिखता है ना, रोज दिखता है। इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके पास भी क्या है? उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, यानी कि मून्स हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि मतलब कि सन के आसपास क्या घूमता है? तो प्लैनेट्स घूमते हैं, उनके मून्स घूमते हैं। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, ये सब के सब क्या करते हैं? सन के अराउंड ऐसे गोल गोल चक्कर काटते हैं। तो वो सभी के सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज जो कि सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? सोलार सिस्टम के मेंबर्स। सो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखना कि हमारे, देखो चैप्टर के नाम से ही याद रख लेना। ऐसा हमेशा याद रखना कि हमने क्लास 8 साइंस में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था क्या? स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम। और उस चैप्टर के नाम से हमको ये याद रह गया कि हमारे सोलार सिस्टम में स्टार्स जो है ना सोलार सिस्टम के मेंबर नहीं होते हैं, स्टार्स अलग होते हैं, ठीक है। और सन जो कि एक स्टार है लेकिन फिर भी वो हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर है। अरे सोलार सिस्टम का क्या है? दादाजी है। और इस दादाजी के अराउंड बाकी सभी के सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो सन और बाकी के वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोलार सिस्टम के मेंबर्स, जिसमें कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, प्लैनेट्स, मून्स, ये सब आ जाते हैं, लेकिन स्टार्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है इस चीज को आप कभी भी भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के नाम से ही याद करवा दिया है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कि फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। हमको मून के अलग अलग फेजेस नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे बिल्कुल नजर आते हैं। ये देखो, हम जो है ना एक जो हमने डायग्राम, एक जो हमने पिक्चर पढ़ी थी, कहाँ? अपने किसी प्रीवियस सेशन में, जहाँ पर हम मून की चर्चा, मतलब मून के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि देखो मून के जो है ना हमको डिफरेंट फेजेस
नज़र आते हैं। तो वो कैसे नज़र आते हैं उसके लिए मैंने आपको ये वाला पिक्चर शो किया था, बताया था, है ना। तो एक काम करते हैं, इस वाले पिक्चर को एक बार हम फिर से क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए कि हाँ भाई मून के जो डिफरेंट फेजेस हैं वो हमको क्यों नज़र आते हैं। देखो ये क्या है, ये है अपनी अर्थ, ये क्या है, ये है अपनी अर्थ, और हम कहाँ हैं, ऑब्वियस सी बात है हम जो है इसी अर्थ पर खड़े हुए हैं। अरे ये अपनी अर्थ है ना, और इसी अर्थ पे क्या है, इसी अर्थ के सरफेस पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सन में बना देती हूँ, यहाँ क्या है, देखो बहुत प्यारा सा और बड़ा सा सन है, ये क्या आ गया, अपना सन है, ठीक है। तो ये है अपनी अर्थ, ये है अपना सन। और आप बोलोगे कि मैम फिर मून कहाँ गया, तो मून आप बोल सकते हो कि इस अर्थ और सन के बीच में है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अपना मून। तो ये रही अर्थ, इस पे खड़े हुए हैं हम उसके सरफेस पर, ये रहा सूरज और मतलब कि सन, और सन और अर्थ के बीच में क्या आ चुका है, मून आ चुका है। और आप बोल सकते हो कि इस समय मून की जो पोजीशन है वो क्या है, एट ए। मून कहाँ है, तो पॉइंट ए पर है। मून कहाँ है भाई, अभी पॉइंट ए पर है। और जिस समय अपना मून, चंदा मामा पॉइंट ए पर है, उस समय आप बोल सकते हो कि मून का जो डिस्टेंस है वो सन से काफी नजदीक है। आप बोल सकते हो कि पॉइंट ए पर आकर के जो मून है वो काफी नजदीक आ गया है, किसके, सन के, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, जो सन है, सन की क्या आएंगी, सनरेज आएंगी। और इन सनरेज से क्या होने वाला है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अर्थ पे खड़े रह करके, हम अर्थ के सरफेस पर रह करके कभी भी जो पूरा चांद है वो हम नहीं देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अर्थ के सरफेस पे खड़े रह करके जो पूरा का पूरा चांद है वो हम नहीं देख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम फिर तो जो पूर्णिमा का दिन आता है, पूर्णिमा की रात आती है, उस समय तो हमको फुल मून दिखाई देता है। अरे फुल मून मतलब क्या, मून का जो एक साइड है वो पूरा साइड दिखाई दे जाना। आ रही है बात समझ में। जैसे कि अभी मैं आपके सामने खड़ी हूं, ठीक है, तो क्या मैं आपको पूरी की पूरी दिखाई दे रही हूं, मानो कि आपको जो है ना मैं हेड टू टो तक दिखाई दे रही हूं, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको पूरी की पूरी दिखाई दे रही हूं, नहीं। आपको मेरा बैक साइड दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए कि हम अर्थ के सरफेस, मतलब कुछ ऐसे ही सिमिलरली अर्थ के सरफेस पे खड़े रह करके हम जो पूरा का पूरा चांद है वो नहीं देख सकते हैं। हाँ, पूर्णिमा के दिन आप बोल सकते हो कि फुल मून, आप बोल सकते हो कि नाइट के टाइम पे आपको पूरा का पूरा चांद, फुल मून दिखाई देता है, लेकिन वो फुल मून क्या है, मून का एक साइड है। मून का जो पीछे वाला साइड है वो तो आपको तब भी दिखाई नहीं देता। आपको क्या, मुझे किसी को भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ से सनरेज आ रही हैं, और इन सनरेज के कारण क्या हुआ, ये जो मून का ये वाला साइड है, अरे सनरेज यहाँ से आ रही हैं, तो इन सनरेज के कारण मून का जो ये वाला साइड है ये चमकने लग जाएगा। क्यों, अरे यार अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, मानो कि मैं ऐसे खड़ी हूँ और मेरे फेस के सामने क्या है, किसी ने एक बहुत ही ब्राइट लाइट ऑन कर दी है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे खड़ी हूँ और मेरे मुंह के सामने किसी ने क्या करा है, एक बहुत ही चमकती हुई लाइट, एकदम ब्राइट लाइट जो है ना ऑन कर दी। तो क्या होगा, मेरा जो पूरा मुंह है वो उस लाइट के कारण चमकने लगेगा। लेकिन क्या मेरे सर का जो पीछे वाला हिस्सा है, जो मेरे बाल वगैरह हैं, वो चमकेंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं चमकेंगे, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, मेरे मुंह के सामने से आ रही है। तो जो भी लाइट आएगी उससे जो मेरा फेस है, जो मेरा मुंह है वो चमकेगा, लेकिन जो मेरा बैक साइड है वो नहीं चमकने वाला। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि सन रेज जो भी आ रही हैं, उन सन रेज से मून का जो ये वाला साइड है, अरे मून का वो वाला साइड जो कि सन के सामने है, मून का वो वाला साइड जो कि सन के सामने है, वो वाला जो साइड है वो सन रेज के कारण क्या करने लगेगा, चमकने लग जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन ये जो पीछे वाला साइड है, मून का जो पीछे वाला साइड है, वो तो आप बोल सकते हो कि चमकेगा ही नहीं, ठीक है। और हम कहाँ हैं, हम तो अर्थ पर हैं, हम अर्थ के सरफेस पे खड़े रह करके देख रहे हैं, हम तो अर्थ के सरफेस पे खड़े रह करके देख रहे हैं, लेकिन हमको दिख क्या रहा है, हमको मून का वो वाला साइड दिख रहा है जिसके ऊपर सनरेज नहीं आकर के गिर रही हैं। अरे देखो ना, मून का जो केवल ये वाला साइड है,
केवल इस पे सनरेज आ रही हैं, जिसके कारण जो ये वाला साइड है वो चमक रहा है। जिसका पीछे वाला साइड, जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि मेरे मुंह के सामने क्या करा है, किसी ने एक बहुत ही बढ़िया सी लाइट ऑन कर दी है, तो जो भी लाइट आ रही होगी वो मेरे मुंह पे आ रही होगी, जिसके कारण जो मेरा मुंह है वो चमकेगा, लेकिन जो मेरा जो बैक साइड है वो तो नहीं चमकेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। अब क्या हुआ, मेरे जस्ट पीछे क्या खड़ी है, मेरी एक फ्रेंड खड़ी है, मैं ऐसे खड़ी हूँ और मेरी फ्रेंड ऐसे खड़ी है, ठीक है ना, मतलब उसका जो फेस है वो मेरे बैक के तरफ है, उसका जो फेस है वो मेरे बैक के सामने है। तो क्या होगा, क्या उसको मेरा चमकता हुआ चेहरा दिखाई देगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पीछे खड़ी है ना, उसको तो मेरे सिर्फ जो बाल वगैरह हैं वो दिखाई देंगे, उसको मेरा मुंह दिखेगा ही नहीं। आई बात समझ में? अब क्या होता है, पूरे स्पेस में तो आप बोल सकते हो कि अंधेरा ही होता है। अब जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े रह करके देखेंगे तो हमको चांद का वो वाला साइड दिखाई देगा जिसपे कि सनरेज आ ही नहीं रही है। हमको चांद का वो वाला साइड दिखाई देगा जो कि चमक ही नहीं रहा है। अब जब चमकेगा ही नहीं तो मून हमको दिखाई कैसे देगा? हमको तो वो वाला मून का साइड दिखाई दे रहा है जिसपे सनलाइट नहीं आ रही है, और अगर सनलाइट नहीं आएगी तो वो चमकेगा नहीं तो फिर हमको वो दिखाई कैसे देगा भाई? आ रही है बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना मून है, इस वाले साइड पे सनलाइट आ रही है तो ये चमक रहा है, दूसरे वाले साइड पे सनलाइट नहीं आ रही तो वो नहीं चमक रहा, चमकेगा नहीं तो हमको दिखाई नहीं देगा। यानी कि ये क्या हो जाएगी, हमारे लिए अमावस्या की रात हो जाएगी, यानी कि ये न्यू मून डे हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आसमान में, हमें चांद दिखाई देगा ही नहीं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अभी तो चांद कहाँ है, पॉइंट ए पर है, अब वो कहाँ पहुंचेगा, पॉइंट बी पर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, पॉइंट बी पर पहुंचेगा। पॉइंट बी में आप बोल सकते हो कि चांद का जो ये वाला पोर्शन है इस पे सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, और हम कहाँ खड़े हैं, हम तो अभी भी भैया अर्थ पे ही खड़े हैं, हम अर्थ के सरफेस पे खड़े रह करके देख रहे हैं। तो जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े रह करके देख रहे हैं तो हमें चांद का जो चमकता हुआ पोर्शन है, जो चमकता हुआ साइड है, टू बी मोर स्पेसिफिक, जो चांद का चमकता हुआ साइड है उस साइड में से थोड़ा सा पोर्शन ही दिखाई देगा। हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो हमको यहाँ से खड़े होकर के मून का जो चमकता हुआ साइड है उस साइड का एक छोटा सा पोर्शन दिखाई देगा, सिर्फ हमको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो हम बोलेंगे कि अच्छा ये तो क्रीसेंट मून आ चुका है। होता है ना कि अमावस्या की रात आती है, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट 15 डेज काउंट करो, तो अमावस्या के दिन क्या हुआ, चांद नहीं दिखा, उसके नेक्स्ट डे रात में क्या होता है, ऐसी छोटा सा मतलब एक आपको आर्क दिखाई देती है चांद की। अमावस्या के दिन जैसे कि 1 तारीख को अमावस्या पड़ी, न्यू मून डे हुआ, उस दिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, चांद दिखाई दिया ही नहीं। अगले दिन क्या होता है, आपको एक ऐसी आर्क नजर आती है एकदम पतली सी। फिर उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, ये जो आर्क है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, तो आप बोल सकते हो कि चौड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। फिर इसके बाद में और नेक्स्ट डे क्या होता है, ये जो आर्क है ये और चौड़ी होती जाती है, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि आपको क्रीसेंट मून दिखाई दे जाता है। फिर लगातार ऐसा होते 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 जैसे कि 1 तारीख को अमावस्या आई है तो 15 तारीख को क्या होगा, आपके पास फुल मून आ जाएगा। आई बात समझ में? तो पहले तो कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर आर्क दिखाई दी, फिर यही जो आर्क है ये मोटी होती गई, आपको क्रीसेंट मून मिल गया। फिर एक दिन बीच में ऐसा आएगा कि आपको जो है ना आधा चांद दिखाई देगा, और फिर 15th डे को पूर्णिमा आ जाएगी, यानी कि फुल मून डे आ जाएगा, तो आपको पूरा चांद दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना? तो जब हम अभी जो अपना मून है जब वो पॉइंट बी पर है, तो पॉइंट बी पर रह करके मून का जो चमकता हुआ साइड है, जो चमकता हुआ साइड है, उस चमकते हुए साइड का सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। फिर क्या हुआ, जो मून है वो कहाँ आ गया, पॉइंट सी पर आ गया। सी पर आप बोल सकते हो कि सी पॉइंट पर आने पर मून का जो चमकता हुआ साइड है उस साइड का हमें अब थोड़ा ज्यादा पोर्शन दिखाई देने लगा। देखो ना, पहले केवल इतना पोर्शन दिखाई दे रहा था, अब चमकते हुए साइड का हमें इतना सारा पोर्शन दिखाई दे जाएगा। फिर डी पॉइंट पे जब आएगा तो हमको चांद का आप बोल सकते हो कि जो चमकता वाला साइड है, जो चमकता वाला साइड है उसका हमें बहुत सारा पोर्शन दिखाई देगा। चांद की चमकते हुए साइड का हमें काफी ज्यादा पोर्शन दिखाई देगा, या आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये आपको हाफ मून जो है ना दिखाई दे गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जो मून है वो कहाँ आ गया, ई पॉइंट पर आ गया। और ई पॉइंट पे देखो जो मून आया है, तो ई पॉइंट पर आने से हुआ क्या कि मून का जो डिस्टेंस है कहाँ से, सन से, वो कितना ज्यादा हो गया। अरे पॉइंट ए पे तो देखो मून सन के बहुत नजदीक था, लेकिन जब मून ई पॉइंट पर आया तो वो सन से बहुत दूर हो गया। अब सन की जो भी सनरेज आ रही हैं उससे जो ये वाला साइड है, उससे मतलब सन की जो सनरेज आ रही हैं
उससे मून का जो ये वाला साइड है वो क्या हो रहा है, चमक रहा है। और क्योंकि इस समय मून कहाँ है, पॉइंट ई पर है, तो इस समय क्या होगा, जब हम अर्थ के सरफेस से खड़े रह करके देखेंगे तो हमें चांद का जो चमकता हुआ साइड है वो पूरा का पूरा साइड दिखाई देगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो चांद का चमकता हुआ साइड है उसका हमें सिर्फ पोर्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन जब पॉइंट ई पर आया मून तो जो हमारे चांद का चमकता साइड है, जो हमारे चांद का चमकता हुआ साइड है, चमकता हुआ साइड मतलब क्या, वो वाला साइड जिसपे कि सनरेज पड़ रही हैं। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एकदम हिंदी में समझा रही हूँ कि चांद का वो वाला साइड जिसपे सनरेज पड़ती हैं उसको हम बोलते हैं चमकता हुआ साइड। तो जब मून पॉइंट ई पर है तो उस समय चांद का जो पूरा चमकता हुआ साइड है वो पूरा का पूरा हमको दिखाई दे दिया। इसका मतलब क्या, आ गई क्या, पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, जो चमकता हुआ साइड है उसका जो पोर्शन है वो अब कम होता जाएगा, इतना कम होगा कि अल्टीमेटली न्यू मून डे आ जाएगा, यानी कि जो चांद है वो फिर से गायब हो जाएगा, अमावस्या का दिन आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको चांद के डिफरेंट क्या दिखते हैं, फेजेस नजर आते हैं। तो सवाल यही था कि फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज, क्यों दिखाई देते हैं चांद के फेजेस। तो ऑप्शन ए, अच्छा ये भी आप बोल सकते हो कि ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन आया है आपके सामने। ऑप्शन ए क्या है, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। बिल्कुल सही बात है, हमको चांद का केवल वही वाला पोर्शन दिखाई देता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके हम तक। देखो ना, जो मून है ये चमक क्यों रहा था, मून जो है वो चमक क्यों रहा था, क्योंकि सन की जो सनलाइट है वो मून पे पड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि मून के पास जो ना अपनी खुद की रोशनी होती है, नहीं, मून के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। जो सनरेज हैं वही जाती हैं कहाँ, मून के ऊपर, मून के सरफेस से जाकर के आप बोल सकते हो कि टकरा जाती हैं। टकराने के बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है, हमारी आंख तक पहुंचती, तो हमको जो मून है वो चमकता हुआ नजर आ जाता है। आई बात समझ में कि यहाँ से क्या हो रहा है, सनरेज आ रही हैं, मून की सरफेस से टकराई, टकराने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इस तरीके से सनरेज आई, इसकी सरफेस से टकराई, टकराने के बाद हम तक आ गई, तो हमको जो है वो चांद चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, अरे कहाँ गया, ये बात बिल्कुल सही है कि वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून। जो सवाल है ना कि हमको मून के फेजेस नजर क्यों आते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हमको मून का केवल वही पार्ट दिखाई देता है जो कि हम तक क्या कर सके, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ऑप्शन बी क्या है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग। ये क्या बात हुई भाई, कि हमारा जो डिस्टेंस है मून से वो चेंज होता रहता है, कि आज पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, भाई हम कहाँ हैं, हम तो अर्थ पर ही है ना, तो क्या ऐसा होता है, कभी सुना है क्या आपने कि आज पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो मून से बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, ऐसा तो नहीं होता। तो मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो तो भाई उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता है। द शेडो, ऑप्शन सी क्या है, द शेडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून सरफेस। ये कब की बात हो गई भाई, कब जो है ना धरती ने या धरती की शेडो ने, द शेडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून सरफेस, ये भी तो बहुत ही गलत है। ऑप्शन डी क्या है, द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर के हमें सबसे सही जवाब कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए, कि हमको मून के फेजेस नजर क्यों आते, क्योंकि हमको मून का हमको केवल वही वाला साइड दिखाई देता है जो कि क्या करे, लाइट को रिफ्लेक्ट करे हम तक, तो वही वाला पार्ट हमको दिखाई देता है, वही वाला साइड हमको दिखाई देता है मून का, इसीलिए हमको मून के फेजेस नजर आते हैं। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब सबको बन जाना चाहिए, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ये पार्ट जरूरी है क्योंकि देखो जब आप हायर क्लासेस में जाते हो ना तो ये बेसिक चीजें आपको कोई नहीं सिखाता है, ना 9th में आपको देखने को मिलेगा, ना 10th में मिलेगा, ना 11th में, ना 12th में। ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपको फाउंडेशन क्लासेस में ही पढ़ाई जाती हैं, 7th में, 8th में। तो जो पॉइंट मुझे, जो कंसेप्ट मुझे बहुत ज़रूरी लगता है वो मैं आपको, जो हमारे ये जो क्वेश्चन वाले सेशंस होते हैं ना, इसमें मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि ऐसा है कि जितने बार आप कोई चीज़ देखते हो, सुनते हो, उतने अच्छे से वो चीज़ आपको याद हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब आपके सामने एक और सवाल आ चुका है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल क्या रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बेसिकली आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इन सभी स्टेटमेंट्स में क्या है, एक एक ब्लैंक है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं इसके साथ अपने फर्स्ट स्टेटमेंट के। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट
फ्रॉम द सन इज, तो बेसिकली आपसे उस प्लैनेट के बारे में पूछा जा रहा है जो कि सन से क्या है, बहुत दूर है, सबसे दूर है। बहुत दूर मतलब क्या, इनफैक्ट सबसे दूर, है ना। द प्लैनेट विच इज फादर्स फ्रॉम द सन इज, डेफिनेटली वो कौन होगा, अपना प्यारा नेपच्यून होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, नेपच्यून। मैंने आपको बोला है ना कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाती हूँ हमेशा ही एक अपनी जो एनसीईआरटी बुक है वो लेकर के बैठो और साथ ही साथ 2-3 पन्ने भी रख लो, एक कॉपी रख लो, जिसमें आप क्या करते हो, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि जितने भी, मतलब ऑलमोस्ट हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है अपना, है ना। तो जितने भी आप आज तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, आंसर्स उनके बताए हैं, वो सभी के सभी आंसर्स क्या करो, अपनी कॉपी में लिख डालो। तो आपके पास जो है ना क्वेश्चन आंसर्स की एक कॉपी रेडी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ब्लैंक भर लेना अपनी अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है सन से, तो आप बोलोगे मैम नेपच्यून है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी क्या है, द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि हमको लाल लाल दिखाई देता है, तो मार्स। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, जब कोई मार देता है गाल पे तो लाल लाल हो जाता है ना, तो मारने से क्या होता है, लाल हो जाता है। तो मारना जो वर्ड है उससे आपको क्या याद आना चाहिए, मार्स, है ना। एम फॉर मारना और एम फॉर मार्स। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि जब कोई मारता है तो एकदम लाल लाल हो जाता है, किसी ने अगर गाल पे मार दिया तो गाल हमारा क्या हो जाता है, एकदम लाल लाल हो जाता है। तो एम फॉर मारना, एम फॉर मार्स, किसी को मारना नहीं है, बस याद करवाने के लिए आपको ये बता रही हूँ कि एम फॉर मारना, एम फॉर मार्स। तो जैसे कि मारने पे लाल लाल हो जाता है, वैसे ही मार्स जो प्लैनेट है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं स्पेस में, उन बहुत सारे स्टार्स में से कुछ स्टार्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कि आपस में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और उनके अरेंजमेंट से आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक पैटर्न्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक ग्रुप आया है हमारे पास स्टार्स का जो कि कैसा दिखता है, दैट अपीयर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न इन द स्काई, इट इज नोन एज व्हाट, कॉन्स्टेलेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप क्या भरोगे, कॉन्स्टेलेशन ही फिल करोगे। ओके, अच्छा कुछ और भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फोर्थ क्या है, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, अरे सैटेलाइट। बताया था ना मैंने कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, तो हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या करती हैं, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। मरकरी और वीनस को छोड़ करके बाकी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन सभी के पास उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, और इन नेचुरल सैटेलाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं, मून्स बोलते हैं। अर्थ के पास भी तो है ना उसका इकलौता मून, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेफिनेटली सैटेलाइट लिखोगे कि अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज अ सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ स्टेटमेंट, शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार्स। अरे हम बोलते हैं ना आसमान में हमको क्या दिखाई दिया, आसमान में हमको क्या दिखाई दिया, टूटता हुआ तारा, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स। तो कहने को वो शूटिंग स्टार्स होते हैं लेकिन असलियत में कोई वो स्टार्स नहीं होते हैं। तो शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार्स, वो स्टार्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में क्या है अपना सिक्स्थ स्टेटमेंट, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो डेफिनेटली हमारे सन जो है उसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में रह करके, लेकिन मुद्दा यह है कि एस्टेरॉइड्स पाए कहाँ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर जो दो प्लैनेट्स होते हैं, इन दोनों ही प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में काफ़ी बड़ी स्पेस होती है और उस स्पेस में ही ढेर सारे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के जो आप बोल सकते हो कि ऑर्बिट्स हैं, है ना, मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं, उन दो ऑर्बिट्स के बीच में पूरी एक एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। क्या मिलती है भाई, एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है।
और इस बेल्ट में ही सारे के सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो भी अभी तक हमने मतलब ब्लैंक्स भरे हैं, तो उन ब्लैंक्स की ये क्या है, आंसर की है। आप इसको नोट डाउन, मतलब वीडियो को पॉज करो और फटाफट से क्या करो, अपनी एनसीईआरटी बुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, तो आपके पास अगेन कुछ 6 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 6 स्टेटमेंट्स में से कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा वाला फॉल्स है, ठीक है। एक एक करके हम सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। अब पोल स्टार, अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन जो कि एक बढ़िया सा क्या होता है, स्टार होता है, तो बस वही एक स्टार है सन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है, दादाजी है हमारे सोलर सिस्टम का। बाकी जितने भी स्टार्स होते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो भले ही वो पोल स्टार क्यों ना हो, पोल स्टार भी हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, नहीं, ये क्या है, एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। आई बात समझ में कि जो अपना पोल स्टार है, भाई वो पोल स्टार हो चाहे वो सीरियस ही क्यों ना हो, ब्राइटेस्ट स्टार, अगर वो स्टार है, सन को छोड़ देना, सन एकदम अलग है ना, सन को छोड़ करके बाकी जो स्टार्स होते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर नहीं होते हैं। बस सन आप बोल सकते हो कि दादाजी है सोलर सिस्टम का, सभी के सभी प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, मून्स, ये सब के सब क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है, लेकिन बाकी स्टार्स नहीं है, तो डेफिनेटली पोल स्टार भी हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो पोल स्टार है वो मेंबर है, नहीं है, फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। चलो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सही बात है, जो मरकरी है सन से काफी नजदीक होता है, काफी क्या, सबसे नजदीक होता है ना। मरकरी क्या है, एक ऐसा प्लैनेट जो कि सन से सबसे नजदीक होता है। वो जो प्लैनेट है मरकरी, ये सबसे छोटा प्लैनेट है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू है ये स्टेटमेंट। फिर क्या है थर्ड स्टेटमेंट, यूरेनस इज द फादर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अरे अभी अभी तो जो है ना हमने पढ़ा कि जो नेपच्यून है, अभी अभी हमने जो अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसका फर्स्ट ब्लैंक यही तो था कि द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर कौन सा प्लैनेट आता है सन से, तो वो यूरेनस नहीं होगा, वो होगा नेपच्यून। तो यहाँ पे तो यूरेनस लिखा है, इसका मतलब क्या, ये होगा एक फॉल्स स्टेटमेंट। फिर डी क्या है, इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में आप बोल सकते हो कि इंडिया ने इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया है, तो ये सही बात है कि जो इनसेट है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इंडिया ने ही इसको बनाया है, लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ना भाई, 9 प्लैनेट्स कहाँ से आ गए, देखो जो प्लूटो है ना, आपकी देखो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि जो IAU है, IAU, आप बोल सकते हो कि इस IAU ने एक नई डेफिनेशन खोजी है प्लैनेट्स की, ठीक है ना, एक नई डेफिनेशन खोजी है, IAU ने एक नई डेफिनेशन बनाई है प्लैनेट्स की, और उस डेफिनेशन के हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो प्लूटो है ना, वो उसको आप प्लैनेट नहीं बोल सकते हो। तो जो नई डेफिनेशन बनी प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से जो प्लूटो है वो प्लैनेट नहीं कहलाया जा सकता। तो एक बार जब ये नई खबर आई थी, मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया उस खबर को, उस न्यूज़ को आए हुए, तो सब लोग हैरान रह गए थे कि अरे जो प्लूटो है अब वो प्लैनेट नहीं रहा। तो लोगों को लगा था कि जो प्लूटो है वो कहीं चला गया है, चला नहीं गया है, वो है तो वहीं पर, बस उसको अब हम प्लैनेट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो नई डेफिनेशन आई है प्लैनेट्स की अकॉर्डिंग टू IAU, उस डेफिनेशन में जो प्लूटो है वो खरा नहीं उतरता। तो अब जब पूरा नहीं कर पा रहा है एक प्लैनेट होने की फीचर्स को, तो फिर प्लूटो को हम प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से कोई 9 प्लैनेट्स नहीं होते हैं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट क्या है, कॉन्स्टेलेशन ओरायन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप। ये कब से होने लग गया भाई, ओरायन जो
कॉन्स्टलेशन है वो बिना टेलीस्कोप के भी दिख जाता है, तो ये आप बोल सकते हो कि गलत है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के हमने सारे के सारे क्या कर लिए हैं, जो मार्किंग है वो कर लिए कि कौन से वाले स्टेटमेंट सही हैं, कौन से वाले फॉल्स हैं। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम चेक भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, आंसर की में भी फॉल्स ही दिया है। सेकेंड को हमने क्या मार्क करा है, ट्रू, कि जो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो आंसर की में भी ट्रू ही है। थर्ड क्या है, यूरेनस इज द फादर्स प्लैनेट, की तो गलत है, बहुत ही गलत है, तो आंसर की में भी देखो क्या है, फॉल्स ही है। फिर डी क्या है, इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाँ बिल्कुल सही बात है, इंडिया ने ही इसको बनाया है, तो ये तो ट्रू है। ई क्या है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, नहीं 9 नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। फिर लास्ट क्या है, कॉन्स्टलेशन ओरायन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, नहीं बिना उसके भी देखा जा सकते। देखो एक कॉन्स्टलेशन को बनाने के लिए ना बहुत सारे स्टार्स आते हैं, लेकिन जब हम बिना टेलीस्कोप से देखने की बारी आती है, तो जैसे कि बहुत सारे स्टार्स आए और उन्होंने मिलकर के एक कॉन्स्टलेशन बना दिया, लेकिन जब हम एक कॉन्स्टलेशन को अर्थ से खड़े रह करके देखते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के, तो उस कॉन्स्टलेशन के ना हमको 5, 6 या 7 ब्राइटेस्ट स्टार नजर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब कॉन्स्टलेशंस पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो हमारा वो वाला है ना उर्सा मेजर, जिसको कि हम हिंदी में सप्तऋषि भी बोलते हैं। तो जब इस उर्सा मेजर को, इस सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को जब आप अर्थ से देखते हो, तो अर्थ से देखने पर ना आपको उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के 7 ब्राइट स्टार्स नजर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उर्सा मेजर है, जो सप्तऋषि है कॉन्स्टलेशन, वो केवल 7 स्टार्स का ही बना होता है ना, वो तो बहुत सारे स्टार्स का बना होता है। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि स्टार्स हमसे इतने दूर हैं, बहुत दूर होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई चीज दूर जाती जाएगी तो उसका साइज हमको छोटा नजर आता जाएगा, और जब वो चीज बहुत ही दूर चली जाएगी तो वो चीज हमको दिखाई भी नहीं देती है। तो जब हम बिना टेलीस्कोप के अर्थ के सरफेस से खड़े रह करके अपने उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को देखते हैं, तो हमें उसके केवल 7 ब्राइट स्टार्स नजर आते हैं, सारे के सारे स्टार्स नजर नहीं आएंगे। जो 7 ब्राइट स्टार्स होंगे ना वही नजर आएंगे, और उन 7 ब्राइट स्टार्स के अरेंजमेंट से ही हम पता करते हैं कि अच्छा देखो इनने क्या बनाया है, एक बिग डिपर का शेप बनाया है ना, कि एक बड़ा सा क्या है बोल है और उसकी क्या है बड़ी सी पकड़ने वाली हैंडल है, ठीक है ना। उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे, उसके ऊपर भी सवाल है। या फिर एक ग्रेट बियर का जो है ना शेप बना लिया है। तो केवल हमको जब भी हम एक कॉन्स्टलेशन को देखते हैं अर्थ से, तो हमको केवल उस कॉन्स्टलेशन के गिन के 5, 6 या 7 या मैक्सिमम 8 ब्राइटेस्ट स्टार नजर आते हैं। बाकी जब हम फिर टेलीस्कोप का यूज करते हैं ना, तो फिर हमको बाकी के स्टार्स भी नजर आने लग जाते हैं। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है कि हम बिना टेलीस्कोप के भी ओरायन जो कॉन्स्टलेशन है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अपने अगले सवाल की। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। मैच द फॉलोइंग आपके पास आ चुका है। कॉलम ए है आपका ये वाला और कॉलम बी है आपका ये वाला, तो हम क्या करते हैं कॉलम ए की चीजों को कॉलम बी की चीजों के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। कॉलम ए में हम शुरुआत करते हैं किसके साथ, इनर प्लैनेट्स के साथ। तो मैंने आपको बताया था एम से लेकर के एम तक, यानी कि मरकरी से लेकर के मार्स तक, ये सब के सब प्लैनेट्स कौन से होते हैं, सन के नजदीक होते हैं, तो इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इसके अलावा जब आप मार्स के आगे जाओगे, जुपिटर से जाओगे, तो जुपिटर से लेकर के आप बोल सकते हो कि नेपच्यून तक, ये सब के सब क्या होते हैं, सन से काफी दूर होते हैं, इसलिए जुपिटर से लेकर के नेपच्यून प्लैनेट्स तक इनको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं ऑप्शन फर्स्ट कॉलम ए में, इसको आप किससे जोड़ सकते हो, ऑप्शन ए सैटर्न के साथ, पोल स्टार के साथ, ग्रेट बियर के साथ, मून के साथ, अर्थ के साथ, ओरायन के साथ, या जी मार्स के साथ, डेफिनेटली, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं भाई, इनर प्लैनेट्स आप बोल सकते हो कि एम से लेकर के एम तक, एम से लेकर के एम तक क्या होते हैं, इनर प्लैनेट्स, यानी कि मरकरी से लेकर के मार्स तक। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, कि मरकरी से लेकर के मार्स तक क्या होते हैं, हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं, तो उसके आगे की जो चीज है वो तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि मरकरी से मार्स तक इनर प्लैनेट्स हैं, तो मार्स के बाहर जो प्लैनेट्स आएंगे, अरे मरकरी से मार्स तक इनर प्लैनेट हैं, तो मार्स के बाद जो प्लैनेट्स आएंगे वो सब आउटर प्लैनेट्स होंगे, ठीक है। चलो, तो एक चीज याद रखोगे तो अपने आप जो दूसरी चीज है वो याद हो जाएगी।
सेकंड क्या है, आउटर प्लैनेट्स। तो आउटर प्लैनेट्स को आप किस वाले ऑप्शन से जोड़ सकते हो, ओरायन के साथ, अर्थ के साथ। अच्छा सुनो, यहाँ पे आप जो इनर प्लैनेट्स है उसको आप मार्स के साथ भी जोड़ सकते हो, और ऑप्शन ई अर्थ के साथ भी तो जोड़ सकते हो। अरे एम से लेकर के एम तक, बीच में अर्थ भी तो आता है। ये वाला जो एम है इट स्टैंड्स फॉर मर्करी, फिर इसके बाद में वीनस, फिर अर्थ, एंड देन दिस वाला एम स्टैंड्स फॉर मार्स। तो अर्थ भी तो आ रहा है बीच में, तो आप इनर प्लैनेट्स को ई और जी इन दोनों के साथ ही जोड़ सकते हो, अर्थ के साथ भी और मार्स के साथ भी। अब बचा क्या, ये आउटर प्लैनेट्स। तो आउटर प्लैनेट्स को क्या आप ओरायन जो कि एक कॉन्स्टलेशन है, क्या इसके साथ में जोड़ोगे? ऑब्वियसली नहीं। मून के साथ, ग्रेट बेयर के साथ, पोल स्टार के साथ, सैटर्न के साथ, यस सैटर्न के साथ आप क्या कर सकते हो, आउटर प्लैनेट्स को जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि सैटर्न क्या है, बेसिकली जुपिटर के बाद आता है, तो जुपिटर से ही आप बोल सकते हो कि आउटर प्लैनेट्स शुरू हो जाते हैं। तो सैटर्न क्या होगा, डेफिनेटली एक आउटर प्लैनेट होगा। फिर क्या आता है अपना कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन को आप जोड़ सकते हो किसके साथ? क्या ओरायन के साथ में जोड़ सकते हो? हाँ जोड़ सकते हो। किसने मना करा है? क्यों? ओरायन क्या है? ओरायन आप बोल सकते हो कि एक कॉन्स्टिलेशन ही तो है, वही हंटर वाली, जिसका शेप कैसा होता है, हंटर जैसा, कि एक जो हंटर है वो क्या कर रहा है, अपने घुटनों के ऊपर बैठ करके एक तीर को जो है ना ऐसे पकड़ा हुआ है कि अब क्या करेगा, वो छोड़ ही देगा तीर, है ना। तो डेफिनेटली कॉन्स्टिलेशन को आप क्या कर सकते हो, ओरायन के साथ में मैच करा सकते हो। इसके अलावा जो ग्रेट बेयर है वो जो है ना अपना कौन सा, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर का ही दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेट बेयर। तो डेफिनेटली आप कॉन्स्टिलेशन को सी के साथ भी जोड़ सकते हो। तो थर्ड कॉन्स्टिलेशन को आपने जोड़ा है सी और एफ के साथ में, ठीक है। फिर लास्ट क्या बचा, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सैटेलाइट क्या होती है, मून होती है। तो इसको आप क्या करोगे, फोर्थ वाले को जोड़ोगे डी के साथ। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा है, मैच करवा दिया है। अब फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि अभी तक जो भी हमने काम किया है वो सही है या नहीं है। तो ए का, सॉरी फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का बोल सकते हो कि ई और जी, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट का क्या होगा, ई और जी, यानी कि अर्थ और मास। सेकंड का क्या होगा, ए। सेकंड को हमने जोड़ा है ए के साथ, सैटर्न के साथ में, बिल्कुल सही किया है। थर्ड को हम जोड़ सकते हैं सी और एफ के साथ। सी और एफ बोले तो सी मतलब कि ग्रेट बेयर, और एफ बोले तो ओरायन, बिल्कुल सही करा है हमने। लास्ट क्या है, फोर्थ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो उसको हम जोड़ेंगे किसके साथ में, डी के साथ में, यानी कि मून के साथ में। तो हमने ये भी बिल्कुल सही किया है, यानी कि अपना जो सवाल है ये होता है अपना पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेरे साथ साथ मैच करते जाना, और ये क्या है, आंसर की है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड, मतलब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कि इन, कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ है ना, हाँ चलो। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। तो आपको पूछा गया है कि जो वीनस प्लैनेट है उसको आप आसमान के स्काई के किस हिस्से में देख सकते हो एज एन इवनिंग स्टार। तो आप बोल सकते हो कि भाई हम जो है ना स्काई का जो वेस्ट साइड है, जस्ट आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बिल्कुल बाद में आसमान का जो वेस्ट साइड है वहां पर हम वीनस प्लैनेट को देख सकते हैं एज एन इवनिंग स्टार, ठीक है। चलिए तो ये वाला सवाल भी आप ध्यान रखेंगे कि वीनस को जो है हम इवनिंग स्टार के फॉर्म में कहाँ देख सकते हैं, कब देख सकते हैं। तो जस्ट आफ्टर दी सनसेट हम जो स्काई का वेस्ट साइड है वहां पे वीनस को एज एन इवनिंग स्टार देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट होता है मरकरी, और लार्जेस्ट कौन सा होता है? जुपिटर। बहुत बड़ा प्लैनेट होता है, इसका साइज आप बोल सकते हो कि अर्थ से 1000 या ऐसे याद कर लो कि 1300 टाइम्स बिगर होता है, ठीक है। मरकरी सबसे छोटा, देखो जो सबसे छोटा प्लैनेट, सबसे दूर वाला प्लैनेट, सबसे पास वाला प्लैनेट है ना, सबसे बड़ा प्लैनेट और लाल प्लैनेट, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर सवाल बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। तो हमने अभी बात करी थी सबसे छोटे वाले प्लैनेट की, मरकरी की। अब सबसे बड़ा वाला प्लैनेट कौन सा है? तो आप बोलोगे कि मैम जुपिटर है। जुपिटर का जो साइज है ना वो अर्थ के साइज से 1300 टाइम्स बड़ा होता है, बिगर होता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं कहां, अपने अगले सवाल के ऊपर कि व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन, नेम एनी टू कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, और दो कॉन्स्टलेशंस के क्या करो, नाम भी लिख दो। तो एक कॉन्स्टलेशन क्या होता है भाई, कुछ नहीं, स्टार्स का आप बोल सकते हो कि एक ग्रुप ही तो होता है, विच हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। कि आसमान में स्पेस में बहुत सारे क्या होते हैं,
स्टार्स होते हैं, सभी स्टार्स में से कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में आकर के अरेंज हो जाते हैं। उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि उनके अरेंजमेंट से स्पेसिफिक पैटर्न्स बन जाते हैं, और ये जो स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि कुछ शेप्स को रिजेंबल करते हैं। तो इसीलिए उन पैटर्न्स को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स को, ऐसे ही स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। तो कोई भी जो देखो, जो 4 मैंने आपको इस चैप्टर में कॉन्स्टलेशंस पढ़ाए हैं, उन चारों ही कॉन्स्टलेशंस में से आपको जो भी 2 कॉन्स्टलेशन सबसे अच्छे लगते हो उनका यहाँ पे आप नाम लिख देना। मुझे अच्छा लगता है उर्सा मेजर और ओरायन, तो मैंने इनका नाम रख दिया। आपको जो पसंद हो, कैसोपिया वगैरह, अब वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि ड्रॉ स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन। अच्छा, तो अब क्या हुआ है कि आपको उर्सा मेजर और ओरायन जो कॉन्स्टलेशंस हैं, इन दोनों ही कॉन्स्टलेशंस में जो इनके प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, उन प्रोमिनेंट स्टार्स की रिलेटिव पोजीशन बतानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, अभी भी मतलब रिवाइज करवाया मैंने आपको, कि जब भी हम आसमान में किसी कॉन्स्टलेशन को क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो बिना किसी टेलीस्कोप के, है ना, बिना किसी टेलीस्कोप के अगर हम एक कॉन्स्टलेशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उस कॉन्स्टलेशन का हमें केवल जो है ना, जो ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं 5, 6 या 7, केवल हमें 5, 6 या 7 ब्राइटेस्ट स्टार ही जो है ना नजर आते हैं। बाकी एक कॉन्स्टलेशन को बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स आ जाते हैं, लेकिन वो सभी के सभी हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, नेकेड आइज से, बिना टेलीस्कोप की मदद से हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो जब भी हम एक कॉन्स्टलेशन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उस कॉन्स्टलेशन के हमको केवल 5, 6, 7 या 8 मैक्सिमम ब्राइटेस्ट स्टार ही नजर आते हैं, जिनको कि हम प्रोमिनेंट स्टार्स बोलते हैं, है ना। वो वाले मतलब कॉन्स्टलेशन के आप बोल सकते हो कि वो वाले स्टार्स जो कि बिना टेलीस्कोप के भी क्या होते हैं, दिखते हैं। कॉन्स्टलेशन के, एक कॉन्स्टलेशन के वो वाले स्टार्स जो कि बिना टेलीस्कोप के भी दिख जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्स्टलेशन के प्रोमिनेंट स्टार्स बोलते हैं। और ये प्रोमिनेंट स्टार्स का नंबर 5, 6, 7, 8 ऐसा हो सकता है। तो हुआ क्या कि इस सवाल में आपसे बोला गया है कि उर्सा मेजर और जो ओरायन है, इन दोनों ही कॉन्स्टलेशंस के जो प्रोमिनेंट स्टार्स हैं उनको आप ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, बहुत आसान बात है। हमको क्या करना है, देखो कॉन्स्टलेशन को याद रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप उस कॉन्स्टलेशन का शेप याद कर लो कि वो जो कॉन्स्टलेशन है, वो जो ग्रुप है स्टार्स का, वो ग्रुप कौन से शेप को जो है ना रिकॉग्नाइज करता है या कौन से शेप को रिजेंबल करता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उर्सा मेजर है वो क्या करता है, एक बड़े से जो बोल टाइप का होता है। देखो मैं इसको ना ड्रॉ करके बता देती हूँ, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, ये ऐसा, ठीक है, या इसको आप ऐसा बना लो। चलो, जैसा एनसीईआरटी बुक में दिया गया है हम वैसा ही ड्रॉ करेंगे। ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूं थोड़ा और ऊपर, और ऐसा, ठीक है। तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि एक बड़ा सा क्या है, बोल है, और उसको हमने क्या करा हुआ है, उसमें हमने एक हैंडल भी लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, उर्सा मेजर को ड्रॉ कर सकते हो कि एक बड़ा सा क्या करोगे, बोल बनाओगे और उसमें क्या लगा दोगे, हैंडल लगा दोगे। तो क्या यहाँ पे सिर्फ आपसे उर्सा मेजर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है? नहीं, उसके जो प्रोमिनेंट स्टार्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन भी आपको बतानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उर्सा मेजर है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। तो सप्तऋषि वर्ड से, उसके हिंदी नाम से, उर्सा मेजर के हिंदी नाम से आप याद रख सकते हो सप्तऋषि। सप्त मतलब कि 7। तो जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन होगा उसमें आपको 7 प्रोमिनेंट स्टार्स नजर आएंगे। चलो बना देते हैं हम, कहाँ 7 मतलब क्या, 7 प्रोमिनेंट स्टार्स कैसे बनाएंगे। तो जो 3 स्टार्स हैं वो आपको हैंडल में मिलते हैं, जो 3 स्टार्स हैं वो आपको हैंडल में मिलते हैं, 1, 2 और ये 3। अरे सप्तऋषि बोला है ना, 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होंगे। तो 7 स्टार्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो जो 3 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, हैंडल में मिलते हैं, और जो बचे हुए 4 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं, बोल में मिलते हैं। देखो 1 2 3 और ये 4। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उर्सा मेजर को ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको यही करना था कि ड्रॉ द स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन उर्सा मेजर एंड ओरायन। तो लिख देना कि जो अपना उर्सा मेजर है, ठीक है, जो अपना उर्सा मेजर है वो उसका जो शेप है, हाँ उर्सा मेजर का जो शेप है ना उसको हम ग्रेट बेयर भी बोलते हैं, क्योंकि एक बड़े से भालू के शेप को भी जो है ना ये रिजेंबल करता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे बड़े से भालू के शेप को रिजेंबल कर रहा है, वही वाली बात है ना कि जब हम बिना उसके देखते हैं टेलीस्कोप के तो हमको केवल प्रोमिनेंट स्टार्स ही नजर आते हैं, लेकिन जब हम टेलीस्कोप के साथ देखते हैं तो हमको और भी स्टार्स नजर आते हैं। तो उन और भी स्टार्स का आप बोल सकते हो कि अरेंजमेंट ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो आप बोल सकते हो कि जो अरेंजमेंट है ना, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो पैटर्न है ना, ये एक बड़े से भालू को, एक ग्रेट बेयर को क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उर्सा मेजर का एक दूसरा नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे ग्रेट बेयर। ठीक है, बनाते इसको कैसे हैं, एक बोल बनाना, उस बोल का आप हैंडल बना देना। उर्सा मेजर का हिंदी नाम क्या होता है, सप्तऋषि, यानी कि उर्सा मेजर में आपको 7 प्रोमिनेंट स्टार्स नजर आएंगे। इन 7 स्टार्स को आप क्या करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 4 + 3। 3 आपको दिखाई देंगे हैंडल में और 4 दिखाई देंगे आपको कहां, इस पूरे बोल में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने सेकंड कॉन्स्टेलेशन की। सेकंड कॉन्स्टेलेशन कौन सा है, ओरायन। कौन सा नाम है, क्या नाम है, ओरायन। ओरायन मतलब क्या, वही अपना हंटर, कि ऐसा लगता है कि एक हंटर जो है ना वो कैसे बैठा है, तो आप बोल सकते हो कि अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है और बिल्कुल एक जो ना तीर को उसने पकड़ा हुआ है। तो जब ओरायन को बनाने की बारी आती है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हम बनाएंगे क्या, बीच के 3 स्टार। ये बीच के 3 स्टार क्या करते हैं, ये बीच के 3 स्टार, अरे जो हंटर है उसने एक ड्रेस पहनी हुई है और उस ड्रेस में क्या लगी है, एक बेल्ट लगी हुई है। तो जो बीच के 3 स्टार्स होते हैं एक रो में, ये 3 स्टार्स क्या करते हैं, बेसिकली हंटर की जो बेल्ट है उसको इंडिकेट करते हैं। ये जो लाइन से जो 3 स्टार्स बने हुए हैं ये क्या करते हैं, हंटर की बेल्ट को शो करते हैं। तो ये कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, इनके बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर देना। क्या करोगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करोगे, यहां पे एक ऐसा शेप बना लेना, ऐसा। ठीक है, और नीचे जो है हंटर के पैर भी बना लेना कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, आपका ओरायन कॉन्स्टेलेशन बन जाएगा। बन तो जाएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसके जो प्रोमिनेंट स्टार्स हैं वो भी हमें मार्क करने। तो 3 तो हमने कर दिए, ये जो बीच के 3 है ना, ये क्या करते हैं, हंटर की बेल्ट को बताते हैं। इसके ऊपर वाला हिस्सा हंटर का अपर बॉडी पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 3 स्टार मार्क कर देते हैं। सिमिलरली नीचे भी, तो 1 और ये हो जाएगा कितना, अपना 2। ठीक है ना। तो अब आपको क्या बन चुका है, ओरायन कॉन्स्टेलेशन बन चुका है। इस ओरायन कॉन्स्टेलेशन के आपको कितने स्टार्स नजर आ रहे हैं, जरा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। उर्सा मेजर में, सप्तऋषि में 7 प्रोमिनेंट स्टार्स, ओरायन में आप बोल सकते हो कि 8 प्रोमिनेंट स्टार्स। ठीक है, 8 प्रोमिनेंट स्टार्स में से जो 3 स्टार्स हैं, अरे 8 प्रोमिनेंट स्टार्स में से, 8 प्रोमिनेंट स्टार्स में से जो बीच के 3 स्टार्स हैं ये हंटर की बेल्ट बताते हैं, और बाकी की जो 5 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं, ये 5 प्रोमिनेंट स्टार्स आप बोल सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ये आपकी बकायदा क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है। ओरायन कॉन्स्टेलेशन में एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा गया है कि बीच के जो 3 स्टार्स होते हैं वो हंटर की बेल्ट को इंडिकेट करते हैं, और बाकी के जो बचे हुए 5 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, एक चीज और, ये जो उर्सा मेजर है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ इसका जो शेप है उर्सा मेजर का, ये एक ग्रेट बेयर को तो रिजेंबल करता ही है, लेकिन आप बोल सकते हो कि इसका जो शेप है वो एक बिग डिपर की तरह भी होता है। बिग डिपर मतलब क्या, अरे यही जो बनाया है, एक बड़ा सा बोल और उसमें निकला हुआ हैंडल, ये जो शेप है ना इसको हम क्या बोलते हैं, डिपर बोलते हैं। मतलब
एक बड़ा सा बोल और उसमें लगा हुआ क्या, हैंडल, तो इसको हम बोलते हैं डिपर। अब क्योंकि डिपर बहुत बड़ा है इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, बिग डिपर। तो उर्सा मेजर को आप कैसे बनाओगे, बोल बनाना, हैंडल बनाना, उसका शेप कैसा होगा, बिग डिपर होगा। बोल में मतलब 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, ऐसा लिख देना कि उर्सा मेजर मतलब कि सप्तऋषि, 7 प्रोमिनेंट स्टार्स, 3 होंगे हैंडल में और 4 होंगे कहां, बोल में। जब हम बात करते हैं ओरायन की, तो ओरायन कॉन्स्टेलेशन क्या है, बेसिकली एक हंटर के शेप को जो है ना आप बोल सकते हो कि रिजेंबल करता है। और ओरायन में जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन है इसमें आपको 8 प्रोमिनेंट स्टार्स नजर आते हैं। ओरायन इसमें 7 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, 7 प्रोमिनेंट स्टार्स नजर। बीच के जो 3 हैं वो हंटर की बेल्ट को बताएंगे और बाकी के जो भाई 8 में से 3 क्या हो रहे हैं, हंटर की बेल्ट को बता रहे हैं। तो जो बचे हुए 5 होंगे ना वो क्वाड्रिलेटरल शेप में या फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों ही जो कॉन्स्टेलेशंस हैं उनके आप स्केचेस को ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग भी कर देना, स्टार्स को नंबर भी डाल देना कि 1 2 3 4 5 6 7, तो टीचर को एकदम से समझ में आ जाएगा कि अच्छा बच्चे ने 7 प्रोमिनेंट स्टार्स बनाए हैं ओरायन इसमें उर्सा मेजर में। इसका मतलब क्या कि बच्चे को पता है कि उर्सा मेजर में 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं। सिमिलरली आप यहाँ भी नंबरिंग डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैडम को तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा बच्चे ने क्या करा है, ओरायन कॉन्स्टेलेशन में 8 प्रोमिनेंट स्टार्स बनाए। इसका मतलब बच्चे को पता है कि उर्सा मेजर में ओरायन कॉन्स्टेलेशन में हमको 8 प्रोमिनेंट स्टार्स नजर आते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम आ जाते हैं कहां, अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स व्हिच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स का नाम बताओ प्लैनेट्स को छोड़ करके जो कि क्या हो, मेंबर हो हमारे सोलर सिस्टम के। तो आप क्या लिख सकते हो, कॉमेट्स लिख सकते हो, एस्टेरॉइड्स लिख सकते हो, मीटेरॉइड्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे 2 आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने थे, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने थे जो कि क्या हो, हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर हो अदर देन व्हाट, प्लैनेट्स। तो क्या लिखोगे, कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। सवाल आपसे पूछा गया है कि आप कैसे पोल स्टार को जो है लोकेट कर सकते हो उर्सा मेजर की मदद से। देखो बहुत आसान होता है, आपकी एनसीईआरटी में भी जो है ना एक खूब सुंदर सा आप बोल सकते हो कि एक डायग्राम दिया गया, एक फोटो दी गई है, उसमें क्या करा है ना, उर्सा मेजर को देखो ऐसा है कि नाइट स्काई में जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है ना वो 3 से 4 लोकेशंस में नजर आता है हर 2-3 घंटे के इंटरवल में। यानी कि अभी आपने देखा कितने बजे आपने देखा, सपोज 7 बजे देखा, ठीक है ना, तो 7 बजे आपको उर्सा मेजर नाइट स्काई में यहां दिखाई दिया। फिर इसके बाद में 2 से 3 घंटे बाद अगर आप जाकर के देखोगे, सपोज आपने जो है ना 9 बजे जाकर के देखा है, तो जो उर्सा मेजर है वो आपको यहां दिखाई देगा। फिर इसके बाद में फिर 2 से 3 घंटे बाद अगर आप आकर के देख रहे हो, सपोज आपने कितने बजे आकर के देखा, 11 बजे आकर के देखा या 12 बजे आकर के देखा, तो जो उर्सा मेजर है वो आपको यहां मिलेगा, लोकेशन उसकी चेंज हो जाएगी। फिर अगर आपने आकर के रात में 2 बजे या 3 बजे देखा तो उर्सा मेजर जो है ना फिर आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है, तो उर्सा मेजर में आप बोल सकते हो कि आसमान में उर्सा मेजर की हमें 3 से 4 लोकेशंस मिलती हैं हर 2-3 घंटे के इंटरवल में, कि 7 बजे यहां दिखाई दिया, 9 बजे यहां दिखाई देगा, 12 बजे यहां दिखाई देगा स्काई में ही, और आप बोल सकते हो कि 3 बजे यहां आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि आप उर्सा मेजर की मदद से पोल स्टार को जो है ना कैसे लोकेट कर सकते हो। तो बड़ा आसान होता है, पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर। कैसे, देखो अभी अभी मैंने आपको उर्सा मेजर का शेप बताया था, कैसा होता है, अरे बिग डिपर, मतलब कि क्या करोगे, एक ऐसा बोल बनाओगे, क्या करोगे, एक ऐसा बोल बनाओगे, ठीक है ना, और बोल में क्या फंसा दोगे, एक चम्मच भी फंसा दोगे, मतलब चम्मच नहीं वो हैंडल फंसा दोगे, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, अपना उर्सा मेजर बन जाएगा। मैंने आपको प्रोमिनेंट स्टार्स बहुत अच्छे से समझा दिए हैं कि उर्सा मेजर सप्तऋषि यानी कि 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होंगे। 3 कहां पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे अपने हैंडल्स पर, 3 प्रोमिनेंट स्टार्स पाए जाते हैं कहां, हैंडल पर, बचे हुए 4 कहां पाए जाते हैं, बोल पर। तो हम क्या करते हैं, इनकी हम अच्छी सी नंबरिंग भी कर देते हैं। कैसे नंबरिंग करते हैं, चलो यहां से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ये क्वेश्चन आएगा
बकायदा आपको क्या करना है, सबसे पहले उर्सा मेजर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में जो 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं वो आप बनाओगे भी। देखो कॉन्स्टेलेशन को बनाने का ना कभी भी तरीका ये नहीं होता कि हमने क्या करा, बस शेप उठा करके बना दिया कि देखो ये क्या है उर्सा मेजर, ये नहीं होता है। बकायदा इसके प्रोमिनेंट्स, चाहे आप जो भी कॉन्स्टेलेशन बना रहे हो उसके जो प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं उनको मेंशन करना जरूरी होता है। शेप बनाने से अकेले कुछ नहीं होता है। तो आपने इतना किया, स्टार्स जो है ना आपने यहाँ पे क्या करे हैं, प्रोमिनेंट वाले मार्क कर दिए। इसके अलावा इन स्टार्स को आप नंबर भी दे दो। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के सवाल में हमको क्या करना है, पोल स्टार को लोकेट करना है इसकी मदद से। तो हम क्या करेंगे, सभी प्रोमिनेंट स्टार्स को नंबरिंग भी कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो सेकंड और फर्स्ट नंबर का स्टार है, जो सेकंड और फर्स्ट नंबर का स्टार है, इन दोनों ही स्टार्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ध्यान से सुनना कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो स्टार है, इन दोनों ही स्टार्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन को हम क्या करेंगे और आगे एक्सटेंड करेंगे। इस लाइन को हम क्या करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। और कहाँ एक्सटेंड करेंगे, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट और सेकंड स्टार्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम एक्सटेंड कराएंगे कहाँ, नॉर्थ की तरफ। कहाँ कराएंगे, नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे। तो जब हम नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे तो जैसे जैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे ना, इसी नॉर्थ डायरेक्शन में हमको क्या मिलने वाला है, एक बढ़िया सा चमकता हुआ तारा दिखाई देने वाला है, और उसी को हम बोलते हैं क्या, पोल स्टार। अरे सवाल यही तो पूछा गया ना कि हम उर्सा मेजर की मदद से पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि हमने उर्सा मेजर बनाया, उसके 7 प्रोमिनेंट स्टार्स बनाए, उनको नंबरिंग कर दी, फिर हमने बोला कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो स्टार है, इन दोनों ही स्टार्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन को हम क्या करेंगे और आगे एक्सटेंड करा देंगे। कहाँ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। जब हमने इस मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टार्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम और आगे जब हम एक्सटेंड कराएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही आप बोल सकते हो कि हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे एक बढ़िया सा तारा नजर आएगा, और उसी को हम बोलते हैं क्या, पोल स्टार। आई बात समझ में? अब जो कहानी लिखी गई है वो हम फटाफट से रीड कर लेते हैं कि पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जो है उसके जो आखिरी के जो 2 स्टार्स हैं, ये फर्स्ट और सेकंड वाला, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, एक पोल स्टार को लोकेट कर सकते हो। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी स्टार्स। फर्स्ट और सेकेंड नंबर के, देखो ऐसा है कि जब आप आसमान में देखते हो ना तो आपको सिर्फ स्टार्स नजर आते हैं, उन स्टार्स को आपस में जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है ना, वो आप खुद इमेजिन करते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी स्टार्स। कौन से स्टार्स, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर के स्टार्स। एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये वर्ड देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आंसर में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले ये बनाओगे, फिर इसके बाद में लिखोगे कि उर्सा मेजर का जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर के जो 2 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट और सेकेंड नंबर के जो 2 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं, इन दोनों ही प्रोमिनेंट स्टार्स को सपोज करो कि एक लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। फिर इसके बाद में इसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करवाएंगे कहां, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स। क्या बोला गया कि इन दोनों ही स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अरे फर्स्ट और सेकंड नंबर के प्रोमिनेंट स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप क्या करो, 5 टाइम्स कर दो। जैसे कि एक है ना, इसको अगर मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूं, इधर देखो, ये जो डिस्टेंस है इसका 2 गुना हुआ ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, ठीक है ना। तो यहां जाकर के आपको क्या मिलेगा, पोल स्टार मिलेगा। सो दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स। अ स्टार इज सीन इन द डायरेक्शन विच इज कॉल्ड अ पोल स्टार। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, भाई फर्स्ट और सेकंड स्टार्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का आप क्या करोगे, 5 टाइम्स करोगे। मतलब जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो क्या होगी, 5 टाइम्स होगी। और जैसे जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाते जाओगे, आपको एक बढ़िया सा तारा यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देगा, और इसी को हम बोलते हैं क्या, पोल स्टार। अब ऐसा नहीं है कि अभी जो अपना क्या बोलते हैं, जो उर्सा मेजर है यहाँ है, इसीलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। नहीं, उर्सा मेजर की लोकेशन जो है ना, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, और यहाँ भी हो सकती है। तो ऐसा ही एनसीईआरटी ने एक बहुत ही सुंदर डायग्राम आपको बना करके दिया है एनसीईआरटी में, वो जरूर से देख लेना कि वहां पे क्या हुआ है कि उर्सा मेजर की अलग अलग क्या है, लोकेशंस हैं, अलग अलग पोजीशंस है, और उन सभी पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं, इस पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज के बाद ये कभी भी कोई बच्चा नहीं भूलेगा कि हम डेफिनेटली उर्सा मेजर से जो अपना पोल स्टार है वो लोकेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही सुंदर सा क्या करोगे, बिग डिपर शेप का जो उर्सा मेजर है वो बना दोगे, सभी प्रोमिनेंट स्टार्स को 7 प्रोमिनेंट स्टार्स को मार्क करोगे, उनको नंबरिंग दोगे, फिर बोलोगे कि फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो स्टार्स हैं इनको ज्वाइन करने वाली क्या है, एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। इसी इमेजिनरी लाइन को जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और क्या कर देंगे, 5 टाइम्स कर देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स, तो जाकर के हमको नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्या मिलेगा, पोल स्टार मिल जाएगा। तो ये डायग्राम और ये भाषा, लैंग्वेज, आंसर, ये सब के सब लिख करके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को जो है ना आप पॉज करके बेसिकली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन, क्या सभी के सभी जो स्टार्स हैं वो आसमान में मूव करते हैं, और हाँ तो क्यों, नहीं तो भी क्यों, मतलब बेसिकली आपको एक्सप्लेन तो करना ही है। तो इसका जवाब यह है कि ना भाई ना, जो हमारे स्टार्स हैं वो स्काई में मूव नहीं कर सकते हैं, वो मूव बेसिकली नहीं करते। एक्चुअली होता क्या है, जो अर्थ है ना वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या करती है, मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज हम कहाँ हैं, हम गाड़ी के अंदर हैं, मतलब हम कहाँ ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है ना, हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, तो हम चलेंगे, मतलब हमारी ट्रेन चलेगी तो ट्रेन के अंदर जो हम बैठे हैं वो भी तो हम चलेंगे ना। तो जब हम चलते हैं, जब हमारी ट्रेन चलती है तो ट्रेन के बाहर जो पेड़ वगैरह होते हैं, है ना, वो जैसे कि हमारी ट्रेन आगे ऐसे जा रही है तो ट्रेन में बैठे हुए जो हम हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर जो पेड़ वगैरह हैं वो क्या, हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं और जो पेड़ है वो ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इसी कारण आप बोल सकते हो कि जो स्टार्स है वो मूव नहीं करते स्काई में। अर्थ, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, एट द सेम टाइम अर्थ की क्या होती है, अपनी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होती है। अर्थ अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब अपनी एक्सिस पर रहकर के भी क्या करती है, ऐसे 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 रोटेट करती है। करती कि नहीं करती, बिल्कुल करती, मना मत करना। ठीक है, तो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रह करके रोटेट करती है, उसको हम अर्थ का रोटेशन बोलते हैं, अपनी ही एक्सिस पर। तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो मूव कर रहे हैं कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट। तो वो तो अर्थ जहां पर हम हैं वो अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जैसे कि वही ट्रेन वाला एग्जांपल है ना, कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में जो हम बैठे हैं हम चल रहे हैं, जो ट्रेन के बाहर पेड़ है वो तो स्टेशनरी है, वो नहीं मूव करता, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो पेड़ था ट्रेन के बाहर वो पीछे की तरफ चला गया है। तो स्टार्स मूव नहीं करते हैं, अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, जिसके कारण जो स्टार्स हैं वो हमको ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हुए नजर आते हैं। और आप बोल सकते हो कि जो पोल स्टार है वो भी रोटेट नहीं करेगा। ठीक है ना, चलिए, why is the, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why is the distance between the stars expressed in light years? What do you understand by the statement that a star is 8 light years away from the earth? हम क्यों जो है स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं, और अगर आपसे बोला जाए कि एक जो स्टार है वो अर्थ से 8 लाइट ईयर्स अवे है, तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आएगा। द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच डिस्टेंसेस इन द किलोमीटर्स। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ के सरफेस पे रहकर के हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर्स का यूज करते हैं। अगर मुझसे पूछ लिया किसी ने कि भाई मेरे घर से मेरे जो मेन मार्केट है बीच का डिस्टेंस क्या है, मेरे घर से जो मेन मार्केट है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो मैं बोलूंगी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, अपने यूनिवर्स की, जब हम बात करते हैं दो स्टार्स के बीच के डिस्टेंस की, जब हम बात करते हैं अर्थ और एक स्टार के बीच के डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इतना बड़ा होता है कि किलोमीटर्स यूनिट का यूज करना नॉनसेंस होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नया यूनिट लेकर के आते हैं, है ना। जैसे कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास मिलीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है और किलोमीटर भी होता है। लेकिन जो लार्जर यूनिट्स होती हैं, मतलब जो लार्ज डिस्टेंस होता है अर्थ के सरफेस पर, उसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स में या माइल्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली यूनिवर्स पे जब हम बात करते हैं तो अर्थ और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि उस डिस्टेंस को, उस बड़े से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी कैन नॉट यूज किलोमीटर्स, वी हैव टू यूज अनदर यूनिट, और वो अनदर यूनिट कौन सी है, वो है लाइट ईयर। ठीक है, द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ and it is not convenient to express such distances in kilometers. Thus, such large distances are expressed in the unit known as light year. If we say that a star is 8 light years away from the earth, it means that the light from the star will reach the earth in 8 years. अगर हम बोलते हैं कि एक स्टार अर्थ से
8 लाइट ईयर्स अवे है। क्या बोला मैंने कि एक स्टार अर्थ से 8 लाइट ईयर्स अवे, इसका मतलब क्या कि उस स्टार से जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचेगी 8 सालों में। यानी कि अगर अर्थ पर हम खड़े हैं और अगर हम तक एक स्टार से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और वो स्टार हमसे, अर्थ से 8 लाइट ईयर्स अवे, इसका मतलब क्या कि उस स्टार से जो हम तक लाइट आ रही है ना, वो आप बोल सकते हो कि वो लाइट उस स्टार को 8 साल पहले छोड़ चुकी होगी। एक स्टार जो कि हमसे या अर्थ से 8 लाइट ईयर्स अवे है, तो अगर उस स्टार की लाइट हम तक आ रही है अभी, तो हम ये बोलेंगे कि स्टार की ये जो लाइट है ना, वो स्टार के सरफेस को छोड़ चुकी थी 8 साल पहले। 8 साल तक वो डिस्टेंस कवर करती रही और तब जाकर के अर्थ के सरफेस पे आकर के हम पे पड़ी है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूं। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो जुपिटर का रेडियस है वो क्या है, अर्थ के रेडियस से 11 टाइम्स ज्यादा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द जुपिटर एंड द अर्थ, हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर एकोमोडेट। तो हमको क्या करना है, जुपिटर की वॉल्यूम, मतलब जुपिटर और अर्थ की वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है और आपको बताना है कि एक जो जुपिटर है उसमें कितनी सारी अर्थ आ सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम का, है ना। तो चलो देखते हैं अर्थ की, देखो जो वॉल्यूम होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है। प्लैनेट्स का शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है। तो अगर हमें एक प्लैनेट की वॉल्यूम निकालनी होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक स्फीयर की जो वॉल्यूम है, एक स्फीयर की जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अर्थ की वॉल्यूम, कितनी, कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि इसी तरीके से हम जुपिटर की भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। कितनी निकालेंगे, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हमको बोला गया है कि अगर अर्थ का रेडियस कितना है, आर है, तो जुपिटर का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ का, अगर अर्थ का रेडियस कितना है, आर है, तो जुपिटर का कितना हो जाएगा, 11 आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैम 4/3 पाई का क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वैसे भी जब रेशियो हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। फिर इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ क्या है अपने पास, जुपिटर, उसका रेडियस कितना है, अगर अर्थ का रेडियस है आर तो जुपिटर का रेडियस कितना है, 11 आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/3 पाई को तो हम वैसे के वैसे लिखेंगे, लेकिन अब इस रेडियस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 आर लिखेंगे। अरे भाई आर तो केवल अर्थ का रेडियस है, जुपिटर का रेडियस तो 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी कि 11 आर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 आर का क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे, 11 आर का क्यूब कर देंगे। अब कैसे रेशियो, अब क्या करना है, बस रेशियो में निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जुपिटर कितनी है, 4/3 पाई 11 आर का क्यूब। नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, है ना, आर से कट जाएगा, बचेगा क्या, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी आर को मत काटो, ठीक है ना, अभी आर को मत काटो। तो 11 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, मतलब क्या, 11 इंटू 11 करना है। जब आप 11 इंटू 11 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1331 आर क्यूब आएगा, और नीचे भी आ जाएगा क्या, आर क्यूब। तो ये आर क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या, 1331 रेशियो 1। तो बेसिकली अब क्या आ गया है, जुपिटर और अर्थ की वॉल्यूम्स का प्यारा सा रेशियो आपके सामने आ चुका है, ये वाला, ठीक है ना, 1331 रेशियो 1। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज क्या पूछी गई थी कि कितनी अर्थ, हाउ मेनी अर्थ्स कैन जुपिटर अकोमोडेट, एक जुपिटर में कितनी अर्थ आ सकती हैं, तो 1331 अर्थ के बराबर, यानी कि एक हमारा जो एक
प्लैनेट है अर्थ जिसमें हम रहते हैं, ये क्या है, एक अर्थ है। जुपिटर में ऐसी ही 1331 अर्थ्स आ सकती हैं। सोचो कि एक जुपिटर प्लैनेट कितना बड़ा होगा कि उसमें इतनी सारी अर्थ्स आ सकती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया था, एक बार फिर से करवा दिया है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि भोजो मेड द फॉलोइंग स्केच। ये वाला स्केच क्या करा है, भोजो ने बना दिया है। ठीक है, बना लेने दो। इज द स्केच करेक्ट और नॉट, ये स्केच सही है या नहीं है। अगर नहीं है सही तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना होगा। जरा हम देखते हैं कि भोजो ने किया क्या है। भोजो ने सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं सेंटर के साथ। तो क्या भोजो ने सेंटर में सन लिया हुआ है? हाँ बिल्कुल लिया हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि सोलर सिस्टम में सन क्या होता है, सन सोलर सिस्टम का दादाजी होता है, वो बिल्कुल बीच में पाया जाता है। तो ये बात सही है कि भोजो ने सन को एकदम सेंटर में लिया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है, सन के सबसे नजदीक उसने कौन सा प्लैनेट बनाया है, मरकरी बनाया है, ये भी बिल्कुल सही है। सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट होता है, तो मरकरी होता है। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पे कौन होता है, सेकंड पोजीशन पे होता है वीनस, लेकिन भोजो ने क्या करा है, मार्स बनाया। इसका मतलब यहाँ पे भोजो ने गड़बड़ कर दी है। क्या करना चाहिए, यहाँ पे मार्स की जगह पे वीनस लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, वीनस। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, अर्थ को आना चाहिए, ये बिल्कुल सही लिखा है। फोर्थ पोजीशन पे आएगा क्या, मार्स, लेकिन भोजो ने करा क्या, मार्स और वीनस की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। जहां पे मार्स को आना चाहिए वहां पे वीनस लिख दिया, जहां पे वीनस को आना चाहिए वहां पे मार्स लिख दिया। तो इसका मतलब क्या, इसको भी हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्स लिखेंगे। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में और आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप बोल सकते हो कि सैटर्न आ जाएगा और नेपच्यून आ जाएगा। तो ये ठीक है। तो 1 2 3 आप बोल सकते हो कि 4 5 6 7 और 8। अच्छा, अरे यहाँ पे तो गड़बड़ कर दी भोजो ने। क्या गड़बड़ कर दी, अरे सबसे दूर कौन सा प्लेनेट होता है भाई, नेपच्यून होता है। लेकिन भोजो ने क्या करा, जुपिटर के बाद सैटर्न बनाया। ठीक है, और सैटर्न के बाद आप बोल सकते हो कि यूरेनस बनाना था, लेकिन उसने नेपच्यून बना दिया। इसका मतलब क्या, भोजो ने यहां भी गड़बड़ कर दी है कि नेपच्यून और यूरेनस इन दोनों ही प्लैनेट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। यहां पे आप बोल सकते हो कि आएगा यूरेनस और यहां पे आएगा क्या, नेपच्यून। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के करेक्शन करके हमको ये चीज सही मिलेगी। एक और चीज जो भोजो ने गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ करी है, मैंने आपको क्या समझाया है कि आपको जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो कहाँ मिलती है, एस्टेरॉइड बेल्ट, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है ना, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो आपको मिलती है मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में। लेकिन भोजो ने जो एस्टेरॉइड बेल्ट बनाई है वो कहाँ बनाई है, जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में। तो भोजो ने यहां भी गड़बड़ कर दी। तो कुल मिलाकर के भोजो ने 3 मिस्टेक्स करी है। पहली मिस्टेक क्या है, वीनस और मार्स की जो पोजिशंस है उनको इंटरचेंज कर दिया। फिर जुपिटर और सैटर्न के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट बनाई है जो कि बननी चाहिए मार्स और जुपिटर के बीच में। थर्ड गड़बड़ क्या करी है कि नेपच्यून और यूरेनस की जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज कर दी है। तो इन सभी मिस्टेक्स को आपको सही करना है और एक करेक्ट डायग्राम या स्केच बनाना है। तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि बीच में क्या होने वाला है भाई, सन आने वाला है। और तो और आपको जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट है ना वो भी क्या बनाना पड़ेगा। देखो, प्लैनेट्स डेफिनेटली सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन प्लैनेट्स के जो उनके ऑर्बिट्स होते हैं ना वो सर्कुलर नहीं होते हैं, वो होते हैं इलिप्टिकल, यानी कि देखो ओवल शेप के होते हैं। ऐसा गोल गोल ऑर्बिट नहीं होता है। ऑर्बिट कैसा होता है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ऐसा ओवल शेप का होता है। ठीक है ना। तो हमेशा क्या करोगे, सन बनाओगे और उसके अराउंड जितने भी प्लैनेट्स बना रहे हो उन सभी प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स है वो आप ऐसा ओवल या इलेप्टिकल ऑर्बिट्स बनाओगे। तो सबसे पहले आएगा सन, फिर आएगा मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। अब देखो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या आएगी, देखो ये वाली एस्टेरॉइड बेल्ट आएगी, है ना। मार्स और जुपिटर के बीच में आएगी क्या, एस्टेरॉइड बेल्ट। जो भी भोजो ने गड़बड़ करी है उसे आपको करेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जुपिटर के बाद आएगा क्या, सैटर्न, सैटर्न के बाद आएगा यूरेनस और फिर इसके बाद में आखिरी में आएगा क्या, नेपच्यून। भोजो ने क्या करा था, देखो भोजो ने आप बोल सकते हो कि नेपच्यून को पहले रख दिया और लास्ट में रखा यूरेनस को। नहीं,
गड़बड़ है, पहले रखेंगे हम यूरेनस को और लास्ट में रखेंगे क्या, हम नेपच्यून को। तो 4 चीजें आपको क्या यहाँ पे करेक्ट करनी है। पहली बात तो ये कि जो इलेप्टिकल मतलब जो ऑर्बिट्स हैं उनका शेप कैसा होना चाहिए, इलेप्टिकल ऑर्बिट्स आपको बनाने होंगे। फिर मरकरी वीनस की पोजीशन को सही करना होगा। इसके अलावा मरकरी तो सही बना था, मार्स और वीनस की पोजीशन को सही करना होगा। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में बनानी होगी। नेपच्यून और यूरेनस की पोजीशन को सही करना होगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो कुल मिलाकर के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कंप्लीट। और अब हम आ जाते हैं कहाँ, इन टेक्स्ट एक्टिविटीज के ऊपर। फटाफट से जो एक्टिविटीज दी गई हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उनको हम कर लेते हैं क्या, डिस्कस। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूअसली। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 216 पे दी गई है। इसमें बोला क्या गया है कि ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल नाइट्स। आपको कई रातों तक मून को जो है कंटिन्यूअसली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। प्रिफरेबली फ्रॉम फुल मून टू द नेक्स्ट, यानी कि जब आपको पूरा चांद दिखाई देता है और उसके बाद से जो नेक्स्ट फुल मून होगा तब तक आपको कंटिन्यूअसली रात में क्या करना है, चांद को ऑब्जर्व करना है। मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे of the full moon. Also note every day the part of the sky east or west in which the moon is seen. तो बेसिकली ये आपके ही लेवल पर करने वाली एक्टिविटी है। मैं बस आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आपको इसको करना कैसे है, ठीक है ना। बता मैं दूंगी, कर आप लोग ले लेना। तो जैसे कि सपोज आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को क्या हुआ है, फुल मून डे हुआ है, फुल मून नाइट हुई है, मतलब कि पूर्णिमा का दिन है, आपको पूरा चांद नजर आ रहा है। अब उस दिन आपने मून को देख लिया, उसको आप ड्रॉ कर लोगे कि देखो आज जो है ना चांद हमको पूरा नजर आ रहा है। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे फिर से देखोगे। तो जब आप नेक्स्ट डे मून को देखोगे ना तो आपको चांद का जो चमकता हुआ पार्ट है वो थोड़ा सा मतलब कम नजर आएगा। कि एक दिन आपको क्या मिला, पूर्णिमा के दिन आपको फुल मून दिखाई दिया, नेक्स्ट डे आप बोल सकते हो कि आपको चांद का चमकता हुआ केवल इतना पोर्शन दिखाई देगा, बीच का जो है ना थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। फिर ऐसे कंटिन्यूअसली आप क्या करोगे, 1 तारीख को आपने देखा, 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ी, फिर लगातार आप क्या करोगे, 15 दिन तक देखोगे। 15 दिन के बीच में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको केवल आधा चांद नजर आएगा। फिर इसके बाद में 15th डे आपको बिल्कुल भी चांद नजर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, अरे अमावस्या आ जाएगी ना, न्यू मून डे हो जाएगा। ये 1 तारीख को फुल मून डे था, 15 तारीख को न्यू मून डे हो जाएगा। फिर इसके बाद में 15 तारीख से फिर आप क्या करोगे, फिर जो है ना चांद को ऑब्जर्व करोगे। तो 15 तारीख को आपको मतलब अमावस्या थी, उस दिन कोई भी चांद दिखाई नहीं दिया। उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, चांद की आपको ये आर्क दिखाई देगी, एक छोटी सी पतली सी आर्क। उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, 17 तारीख को ये जो आर्क है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो बेसिकली आपको क्रिसेंट मून दिखाई दे जाएगा। अब 15 तारीख से लगातार आप क्या करोगे, अगले 15 दिन और चांद को ऑब्जर्व करोगे। तो जो 30 तारीख होगी ना, 30 तारीख को आपको फिर से पूर्णिमा का चांद नजर आएगा, यानी कि आपको फिर से फुल मून दिखाई दे जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, कई रातों तक पूरे 30 दिन तक मून को ऑब्जर्व करना है। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे। वी फाइंड दैट देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून every day and the moon appears to be perfectly round on the full moon day. फुल मून डे में पूर्णिमा के दिन चांद पूरा नजर आता है और हर दिन क्या हो रहा है, शेप चांद का चेंज हो रहा है। On the 15th day of the month, मंथ के 15th डे पर क्या होने वाला है, we see that the moon is not visible even if the sky is clear. 1 तारीख को आपने देखा कि पूर्णिमा आ गई, 15 तारीख को आपने देखा, उसी महीने की 15 तारीख को आपने देखा कि चांद दिखाई दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा, आसमान तो बिल्कुल साफ है, ऐसा नहीं कि बादल वगैरह है तो चांद छुप गया है। चांद छुपा नहीं है, चांद मतलब जो स्काई है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उस समय क्या है भाई, अमावस्या का दिन है। फिर thus the moon goes on increasing every day. फिर एक दिन क्या हो गया, न्यू मून डे आ गया, अमावस्या आ गई, है ना। पूर्णिमा को हम बोलते हैं फुल मून डे और अमावस्या को हम बोलते हैं न्यू मून डे, क्योंकि अमावस्या के अगले दिन से क्या होता है, नया चांद दिखना शुरू होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून डे बोलते हैं। फिर इसके बाद में न्यू मून डे के बाद में हर दिन आपको रात में क्या दिखाई देगा, चांद जो है ना अब वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। मतलब उसका जो चमकता हुआ पार्ट है ना, जो विजिबल पोर्शन है, वो हमको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा।
The moon goes on increasing every day till on the 15th day, यानी कि 30 तारीख को हम आ चुके हैं, and the full phase of the moon is visible. After the full moon, the bright part of the moon goes on decreasing every night, and by the another 15 days, again new moon is formed. ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो पूरी चलती रहती है लगातार लगातार, कि 15 दिन में चांद पूर्णिमा आ रही है, फिर उसके 15 दिन बाद अमावस्या आ रही है, ऐसा चलता रहेगा. ठीक है ना. चलो अगली एक्टिविटी क्या है, पेज नंबर 217 पे दी गई है. टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर, पेंट हाफ ऑफ इट्स व्हाइट एंड हाफ ब्लैक, गो आउट इन द प्लेग्राउंड विद 2 of your friends, draw a circle in the radius, draw a circle of radius of about 2 meters on the ground, divide the circle into 8 equal parts as shown in the figure. Stand at the center of the circle, ask a friend to hold the ball at different positions of the circle, ask her to keep the white portion of the ball always towards the sun. ठीक है ना. तो बेसिकली आपने क्या करा है, एक बॉल ले ली है ना, बॉल लेना है, एक बड़ा सा पिक्चर लेना है और उसको आधा सफेद पेंट करना है और आधा ब्लैक पेंट करना है. जैसे कि आपने ये बॉल ली है और उसको आप क्या करोगे, आधा व्हाइट कर दोगे और आधा ब्लैक कर दोगे, है ना, आधा ऐसे ब्लैक कर दोगे. ठीक है. अब इसके बाद में प्लेग्राउंड में जाना, अपने सखी सहेली को साथ में लेकर के जाना. फिर क्या करोगे, ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से, देखो ग्राउंड पे जो है ना, आप 2 मीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे, 2 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे. फिर क्या करना है, कहां गया, हाँ, डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन द फिगर. और जो सर्कल आपने ग्राउंड में बनाया है, इसी सर्कल को हम क्या करेंगे, बेसिकली 8 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेंगे. ठीक है ना, ऐसे 8 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जिस सर्कल में आप खड़े हो, 2 मीटर का रेडियस आपने सर्कल बनाया है ना, उसी सर्कल को हम क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है. फिर क्या करेंगे, कहां गया, हाँ, नाउ स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. और इसी सर्कल के स्टैंड पे, मतलब इसी सर्कल के सेंटर पे हम जाकर के खड़े हो जाएंगे. अपनी फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई जो बॉल है उसको आप क्या करो, पकड़ो एट डिफरेंट पोजीशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. ये जो आपने सर्कल के डिफरेंट पॉइंट्स बनाए थे ना, इन डिफरेंट पॉइंट्स पे आप बोल रहे हो अपनी दोस्त से कि आप क्या करो, जाकर के खड़े हो जाओ. पहले इस पे खड़े रहो, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, कुछ इस तरीके से. ठीक है. Ask her to keep the white portion of the ball always towards the sun. बेसिकली आप इस एक्टिविटी में क्या बने हो, सन बने हो. आप क्या बने हो, सन बने हो. ठीक है. और आप अपनी दोस्त को बोल रहे हो कि जो भी बॉल है तुम्हारे पास, उस बॉल को हमने देखो आधा सफेद पेंट किया है और आधा आप बोल सकते हो कि ब्लैक पेंट किया है. तो आप अपनी फ्रेंड को बोल रहे हो कि आपको क्या करना है, इस सर्कल में जो हमने 8 डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हैं, उन 8 डिफरेंट पॉइंट्स में आप जाओ, लेकिन हमेशा ऐसे जाओ कि बॉल का जो व्हाइट पार्ट है वो हमेशा क्या रहे, सन के सामने रहे. ठीक है ना. If you are performing this activity in the morning, then the white portion of the ball should be kept towards the east. अगर आप ये दिन में, मतलब सुबह ये काम कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो जो बॉल है उसका जो व्हाइट पोर्शन है उसको आपको ईस्ट में रखना होगा. If the activity is being performed in the afternoon, तो जो व्हाइट पोर्शन है उसका बॉल का, उसको आपको रखना होगा towards the west. In such case, the line dividing the white and the black portions is kept vertical. और हमेशा क्या करोगे, व्हाइट और ब्लैक पोर्शन को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको आप हमेशा क्या रखोगे, वर्टिकल ही रखोगे. मतलब बॉल को कभी ऐसा मत लिटा देना, हमेशा ऐसा ही रखना. ठीक है ना. चलो, हुआ क्या, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑब्जर्व the visible white portion of the ball while your friend stands at different positions of the circles marked earlier. Draw the shape of the white portion as you see it. Compare your drawings with the different phases of the moon as shown in the figure. तो बेसिकली जो मैंने आपको मून के फेजेस बताए हैं ना, हमने मून के फेजेस को अपने सेशन में भी जो है ना समझा था. आज के इस सेशन में भी हमने क्या करा है, रिवाइज करा है. तो बेसिकली मून के जो डिफरेंट फेजेस हैं, इसी के ऊपर क्या है, ये वाली एक्टिविटी बेस्ड है. तो जो मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी ना, ब्लैक कलर की, जिसमें मून था, सन था और अर्थ भी थी, वो वाला ही आपको डायग्राम बेसिकली यहाँ पे मिलने वाला है. ठीक है. तो जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे, उन ऑब्जर्वेशंस को आप उस डायग्राम से कंपेयर करोगे. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट क्या है एक्टिविटी, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 218-219 पर दी गई है. ठीक है. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अबाउट 1 meter diameter
ऑन द ग्राउंड। अच्छा, एक ग्राउंड पे आप बोल सकते हो कि आपको एक सर्कल बनाना है 1 मीटर डायमीटर का। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच अ वे, in such a manner that your face is always remains towards him. Can your friend see your back? How many rotations did you complete in one revolution? The moon revolves around the earth in a similar manner. तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, आप बोल सकते हो कि आप सेंटर पे रहोगे, ठीक है ना, आप क्या बन गए हो, आप अर्थ बन गए हो, आप क्या बने हो, अर्थ बने हो, ठीक है ना। जो भी आपने 1 मीटर डायमीटर का सर्कल बनाया है उसके सेंटर में आप खड़े रहोगे, आप कौन हो, अर्थ है, और आप अर्थ हो, ठीक है ना। और आपका जो दोस्त है वो बेसिकली क्या है, मून है। तो मून क्या बेसिकली करने वाला है, मतलब आप अपने दोस्त को बोलोगे कि तुमको मेरे अराउंड क्या करना है, रिवॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पूछा गया है इस एक्टिविटी में कि कैन यू सी योर फ्रेंड, कैन योर फ्रेंड सी योर बैक, क्या आपका जो दोस्त है वो आपका बैक देख सकता है। हाउ मेनी रोटेशंस डिड यू कंप्लीट इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि वही वाली बात है ना, जब मतलब आप ऐसे हो और आपका फ्रेंड आपके मुंह के सामने है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा फ्रेंड मेरे सेंटर पे खड़ा है, मैं ऐसे खड़ी हूं, तो मैं क्या करूंगी, उसके अराउंड घूमूंगी, मैं घूम तो रही हूं लेकिन मैं क्या कर रही हूं, अपनी भी एक्सिस पे मैं रोटेट कर रही हूं, तो मैं बेसिकली ऐसे घूम रही हूं, और ऐसे घूम के मैं क्या करूंगी, दोबारा से अपने फ्रेंड के मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कितने रोटेशंस आपने लिए हैं एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। द मून जो है वो अर्थ के अराउंड कुछ ऐसे ही रिवॉल्व करता है सिमिलर मैनर में। तो ये सारी एक्टिविटीज वही है जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं अच्छे से। ओके, नो, अच्छा आंसर क्या है, नो माई फ्रेंड कैन नॉट सी माई बैक, 1 रोटेशन इज कंप्लीटेड इन 1 रिवॉल्यूशन, इट इज कंक्लूडेड दैट द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। हुआ क्या कि दोनों ही दोस्त, मेरा दोस्त सामने खड़ा है और मैं उसके सामने खड़ी हूं, हम दोनों का फेस कैसा है, आमने सामने है। अब दोस्त ने बोला, मेरे दोस्त ने बोला कि मेरे अराउंड रिवॉल्व करो, तो मैं रिवॉल्व तो कर रही हूं लेकिन मैं कैसे कर रही हूं, मैं अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही हूं, और मैं अपनी एक्सिस पे रोटेट करते करते क्या हुआ, मैं ऐसे आ गई। तो मैं अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करी, मैं अपने फ्रेंड के अराउंड भी रिवॉल्व करी, और एक रिवॉल्यूशन में आप बोल सकते हो कि मेरा एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। जैसे कि मैं ऐसे गई थी और जब मैं अपने फ्रेंड के मुंह के सामने वापस आई तब तक मेरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो यहां पे यही लिखा गया है कि मेरे फ्रेंड को मेरा बैक दिखाई नहीं दिया। 1 रोटेशन इज कंप्लीटेड इन 1 रिवॉल्यूशन, इट इज कंक्लूडेड दैट द मून कंप्लीट्स अपना एक रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस as it completes 1 revolution around the earth। यानी कि जो मून है जब वो अर्थ का एक चक्कर काटता है तो एक चक्कर काटने में वो अपनी एक्सिस पर भी एक चक्कर काट लेता है, एक रोटेशन ले लेता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है एक्टिविटी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 220 पे दी गई है। स्टैंड इन द सेंटर, कितने बार सेंटर बनाएंगे भाई, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग, इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव, डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू योर मोशन। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हम ऐसे जाएंगे, सपोज मेरे सामने पे क्या रखा है, एक टेबल रखी है और मैं क्या कर रही हूं, मैं ऐसे जा रही हूं, तो जब मैं उसके बगल से गुजरूंगी, जब मैं एक टेबल के बगल से गुजरूंगी, तो क्योंकि मैं ऐसे जा रही हूं, जब मैं आगे जा रही हूं तो मुझे ऐसा लगेगा जो टेबल है वो पीछे जा रही है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप एक बड़े से रूम के सेंटर में खड़े हो जाओ और आप रोटेट करना शुरू करो। तो जब आप रोटेट करना शुरू करोगे तो आपकी जो साइड में चीजें होंगी वो आपको लगेगा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। तो द ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू आवर मोशन। वही वाली बात है ना कि अर्थ जो है रोटेट करती है, और क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे रह करके, मतलब सन के अराउंड तो वो रिवॉल्व करती है, लेकिन अर्थ क्या करती है, अपनी भी एक्सिस पे खड़े रह करके रोटेट करती है। तो क्योंकि अर्थ रोटेट करती है इसीलिए अर्थ से जब हम बाकी स्टार्स देखते हैं तो हमको लगता है कि बाकी स्टार्स क्या कर रहे हैं, बाकी स्टार्स भी आप बोल सकते हो कि मूव कर रहे हैं। अगर अर्थ जा रही है ऐसे तो बाकी स्टार्स हमको ऐसा लगेगा कि वो जा रहे हैं ऐसे, यानी कि अर्थ के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा होता है कि अगर अर्थ जा रही है वेस्ट टू ईस्ट तो स्टार जाएंगे कहां से कहां, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। चलिए एक्टिविटी नंबर 5 क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 221 पे दी गई है कि टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, मेक अबाउट 10 to 15 stars out of white paper, paste 1 star at the position of the central rod of the umbrella and the others at different places of the cloth near the end
ऑफ ईच स्पोक। अच्छा, तो बेसिकली आपने एक अम्ब्रेला ली है और उसको आपने खोल दिया है, ठीक है ना। फिर आपने क्या करे हैं, व्हाइट पेपर के कुछ 10 से 15 स्टार्स बनाए हैं। एक स्टार को आप क्या करोगे, अम्ब्रेला की जो ये स्टिक है ना उसके बिल्कुल सेंटर में लगा दोगे ना। पेस्ट 1 स्टार एट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला। और जो बाकी के स्टार्स हैं उनको आप क्या करोगे, कपड़े के ऊपर लगाओगे अलग अलग प्लेसेस पे, नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक। अरे अम्ब्रेला में बीच में एक क्या होती है, कॉमन रॉड होती है जिसको कि हम पकड़ते हैं, है ना, और बाकी की यहाँ पे एक स्पोक्स लगी होती है ना। तो इन्हीं स्पोक्स के एंड पर, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो एक स्टार यहाँ पे दिखाई दिया, अम्ब्रेला का जो सेंट्रल रॉड है वहां पे हम क्या करेंगे, एक स्टार लगाएंगे। बाकी अम्ब्रेला की ये जो स्पोक्स हैं, इन स्पोक्स के एंड में हम क्या करेंगे, कपड़े के ऊपर एक एक स्टार चिपकाते जाएंगे। ये एक स्पोक है तो इसके एंड में हम क्या करेंगे, कपड़े के ऊपर एक स्टार चिपकाएंगे। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड। अब हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला को रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसकी जो सेंट्रल रॉड है उसको पकड़ करके हम ऐसे घुमाएंगे। ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला। जो स्टार्स अम्ब्रेला पर लगे हुए हैं उनको हम ऑब्जर्व करेंगे। इज देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव, वेयर इज दिस स्टार लोकेटेड। तो बेसिकली हमने करा क्या, अम्ब्रेला की जो हमने अम्ब्रेला ली, छतरी ली, उसको हमने खोल दिया। 10 से 15 हमने पेपर के, व्हाइट पेपर के स्टार्स बनाए। एक स्टार को हमने कहां रखा, अम्ब्रेला की जो रॉड है उसके बिल्कुल सेंटर में रखा। बाकी की अम्ब्रेला की जो स्पोक्स लिखनी हुई है उन स्पोक्स के आप बोल सकते हो कि एकदम एंड में क्या करा हुआ है, कपड़े के ऊपर हमने एक एक स्टार हमने चिपकाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, छतरी की जो डंडी है उसको ऐसे घुमाएंगे। तो जब हम छतरी की रॉड घुमा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है छतरी के ऊपर जो स्टार्स लगे हुए हैं वो भी क्या करेंगे, घूमेंगे। तो इन घूमते हुए स्टार्स को हमको ऑब्जर्व करना है। और इस एक्टिविटी में आपसे पूछा गया है कि क्या अम्ब्रेला पे कोई ऐसा स्टार है जो कि रोटेट कर ही ना रहा हो, अगर है तो वो कहां है और वो कौन सा वाला है। तो सीधी सी बात है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस अम्ब्रेला की जो सेंट्रल रॉड है, इस अम्ब्रेला की जो सेंट्रल रॉड है, रॉड पर जो स्टार लगा हुआ है वो रोटेट नहीं कर रहा है। बाकी जो यहां वहां स्टार्स लगे हुए हैं वो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल पोजीशन पे, रॉड के सेंट्रल पोजीशन पे जो स्टार लगा है वो रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इफ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, could this star also be stationary? तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि yes, the star situated at the central rod of the umbrella does not appear to move. Star located at the axis of the earth meets the sky is also stationary. Therefore, जो पोल स्टार है, देखो पोल स्टार की खास बात क्या होती है कि ये जो अपना अर्थ है, ये क्या है, अपनी अर्थ है, इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में क्या होता है, पोल स्टार पड़ता है। अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में क्या पड़ता है, पोल स्टार पड़ता है। तो अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ अपनी एक्सिस पर रहकर के ही क्या करती है, रोटेट करती। तो क्योंकि पोल स्टार अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही सीध में आता है, इसीलिए अर्थ से खड़े रह करके हमको ऐसा लगता है कि जो पोल स्टार है वो अपनी जगह से रोटेट नहीं कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है। बाकी जो स्टार्स होते हैं, जैसे कि हमने इस वाली एक्टिविटी में करा कि रॉड की जो, मतलब अम्ब्रेला की जो रॉड है, ये जो रॉड है ना जिससे हम पकड़े हुए हैं अम्ब्रेला को, उसके सेंटर में जो स्टार लगा हुआ है वो रोटेट नहीं कर रहा है। बाकी जो ये वाले स्टार है ये सबके साथ में रोटेट कर रहे हैं। सिमिलरली जो अर्थ की एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके डायरेक्शन में जो स्टार होता है वो मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ से खड़े रहकर के हमको ऐसा लगता है कि जो ये स्टार है ये मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में ही आता है। So, star located at the axis of the earth meets the sky is also stationary. Thus, और ये स्टार कौन सा होता है? ये पोल स्टार ही होता है। तो पोल स्टार सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस डज नॉट अपीयर टू मूव। तो क्योंकि पोल स्टार अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही डायरेक्शन में पाया जाता है, इसीलिए पोल स्टार हमको रोटेट करता हुआ या मूव करता हुआ नजर नहीं आता। जो बाकी स्टार्स हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो रोटेट कर रहे हैं। अर्थ जा रही है अगर ऐसे, तो स्टार्स जा रहे हैं वैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई बात समझ में? चलिए, तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये भी हमने डिस्कस कर ली। फिर क्या है,
ये जो एक्टिविटी 6 है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 222 पे दी गई है। ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर फॉर फ्यू आवर्स, डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप, डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजिशन। तो उर्सा मेजर को हम क्या करेंगे, बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि जो एनसीईआरटी में सुंदर सी एक वो पिक्चर दी गई है वही आपको देखनी है। तो 2-3 घंटे के इंटरवल से जब आप उर्सा मेजर को ऑब्जर्व करोगे तो उर्सा मेजर की आपको स्काई में अलग अलग पोजीशन मिलेगी। तो इट इज ऑब्जर्व्ड द शेप ऑफ द, देखो 2-3 घंटे के इंटरवल से अगर आप उर्सा मेजर को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी लोकेशन आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन शेप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा भाई, शेप तो वही रहेगा, है ना, बिग डिपर वाला। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिमेन्स द सेम बट द कॉन्स्टलेशन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जो कॉन्स्टलेशन है वो ऐसा लगेगा हमें कि ईस्ट टू वेस्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। शेप वही रहेगा लेकिन लोकेशन चेंज होगी, ऐसा लगेगा कि जो कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर वो स्काई में मूव कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अगली एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी, अच्छा ये दी गई है पेज नंबर 222 से 223 तक। एक्टिविटी नंबर 7 है, इसमें हुआ क्या, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ क्लियर मूनलेस night during summer at about 9 p.m. Look towards the northern part of the sky and identify Ursa Major. You may get help from the elders in your family. Look at the 2 stars at the end of the Ursa Major. Imagine a straight line passing. अरे ये तो वही वाला है जो हम पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है ना, इतने अच्छे से समझाया मैंने आपको कि उर्सा मेजर के जो फर्स्ट और जो 2 स्टार्स होते हैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को आप क्या करो, इमेजिनरी लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन में एक्सटेंड करवाओ। तो बेसिकली डिस्टेंस को जो ना 5 टाइम्स कर दो तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपको एक चमकता हुआ तारा नजर आएगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, पोल स्टार। तो ये वही वाली एक्टिविटी है, ठीक है ना। हाँ ये देखो ये आ गया जो मैं बोल रही थी ना कि बार बार एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो ये क्या है, उर्सा मेजर है, ठीक है ना। तो उर्सा मेजर 7 बजे आपने यहां देखा, 9 बजे यहां देखा, 11 बजे यहां देखा, 2 बजे यहां देखा। तो हुआ क्या कि जो नाइट स्काई में जो उर्सा मेजर है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स ऑफ इंटरवल। लेकिन देखो शेप तो वही है ना। तो ड्यूरिंग अ समर नाइट एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8, ड्यूरिंग अ समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3 to 4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स। ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम। और हर बार क्या करोगे, पोल स्टार को भी लोकेट करोगे। डस उर्सा मेजर appear to move from east to west? Does it appear to revolve around the pole star? Compare your observations with those in figure. तो बेसिकली हुआ क्या कि हम जब बार बार उर्सा मेजर को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे और उसकी मदद से पोल स्टार को जब हम बनाएंगे तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज concluded that all the stars of the Ursa Major appear to revolve around the pole star. उर्सा मेजर के जितने भी प्रोमिनेंट स्टार्स हैं वो सभी के सभी स्टार्स क्या कर रहे हैं, देखो जो पोल स्टार है उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। आई बात समझ में, कुछ इस तरीके से। तो ये वाली एक्टिविटी बहुत बढ़िया सी है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं। चलिए एक्टिविटी नंबर 9 पेज नंबर 226 पे दी गई है। यहाँ पे हुआ क्या, गो आउट इन द प्ले ग्राउंड विद 4 or 5 ऑफ योर फ्रेंड्स, ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ रेडिया 1 मीटर, 1.8, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर, ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन। Your other 4 friends may represent Mercury, Venus, Earth and Mars. Ask your friends to move around the sun in anti-clockwise direction in their own orbits. They collide with one another. तो बेसिकली वही है, हमको क्या करना है, ह्यूमन सोलर सिस्टम बनाना है। एक दोस्त को बीच में खड़ा कर लेना, उसको सन बना लेना, और बाकी क्या करोगे, फ्रेंड्स उसके अराउंड ऐसे गोल गोल घूमोगे। तो सवाल ये है कि क्या जो आपके बाकी के फ्रेंड्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं? अरे क्यों करेंगे, मैंने बताया तो है कि हर एक प्लैनेट का क्या होता है, अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, और वो प्लैनेट हमेशा अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रह करके ही क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना। सभी प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, बेसिकली रिवॉल्व करते हैं, और सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में रह करके ही रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज जो है ना अर्थ टकरा रही है जाकर के मार्स के साथ, या जुपिटर टकरा रहा है जाकर के मार्स के साथ, ऐसा नहीं होता है। हर एक प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट में रहकर के क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 10, फाइंड आउट सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम द टाइम व्हेन वीनस इज विजिबल इन द स्काई। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज वीनस बाय इट्स ब्राइटनेस. Remember that the Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1
to 3 आवर्स बिफोर सनराइज और 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस एक्टिविटी में वीनस को ऑब्जर्व करना है। तो कुछ इस तरीके से क्लास 8 साइंस का जो अपना 17th चैप्टर है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, ये होता है पूरा कंप्लीट। हमने टॉपिक्स सारे डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चंस हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं और इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी हमने कर लिया है डिस्कस। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर होता है अपना कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके जो क्लास 8 साइंस का आखिरी चैप्टर है 18th चैप्टर, वो हम करेंगे स्टार्ट। लेकिन तब तक आप क्या करोगे, विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, तो गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का एक छोटा सा ऑप्शन नजर आएगा। इसी ऑप्शन पे आपको जाना है। तो फिर यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी चीज़ें सारे क्लासेस दिखाई देने लग जाएंगी। हम क्लास 8 में हैं तो हम क्लास 8 के ही लेक्चर्स को देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो क्लास 8 के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो आपको क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, सब कुछ है। सपोज आपको साइंस ही देखना है तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप कैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके 8th साइंस के वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो क्लास 8 साइंस के ऑप्शन पे जाना, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बुक बाय विभूति खरे। हमने 17 चैप्टर्स कर लिए हैं, बस एक लास्ट चैप्टर बचा है। ठीक है, तो आप इन चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को देखोगे कैसे, तो साइंस को शुरू करने के पहले हमने सबसे पहले क्लास 8 का सिलेबस देखा था साइंस का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो वीडियो मिलेगा वो किसका होगा, सिलेबस ओवरव्यू का ही होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ कि हम आज से क्या करना चाहते हैं, फर्स्ट चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कैसे स्टार्ट करोगे, इस वीडियो के नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो पहला लेक्चर होगा वो खुल जाएगा। फिर उस लेक्चर के भी नीचे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको सेकंड लेक्चर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना और नए वीडियोस देखते जाना। फायदा क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के आपको नोट्स भी होते हैं अवेलेबल। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ना कोई अनोइंग एड्स भी आपको देखने नहीं पड़ते हैं। इनफैक्ट अब तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, YouTube पे आप जाकर के टाइप कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, तो आपके सामने ये वाला चैनल खुल करके आ जाएगा। तो आपके वो वाले दोस्त, आपके वो वाले नेबर्स वगैरह, आपके जान पहचान वाले वो वाले बच्चे जिनको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, तो वो हमारे ही मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को विजिट कर सकते हैं। और जैसे कि आप मैग्नेट ब्रेन्स से पढ़ाई कर रहे हो वैसे वो भी कर सकते हैं, तो उनकी भी हेल्प करो। और जो हमारा जो न्यू चैनल है हिंदी मीडियम चैनल मैग्नेट ब्रेन्स का, उसको आप जो है ना लोगों तक पहुंचाओ। तो कुल मिलाकर के मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलने वाला है सब कुछ। तो फिर देरी किस बात की है, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।